नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है टिल 2022 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो हो सकता है कि सीक्वेंस मिलाने में आपको दिक्कत हो, तो इसके लिए हमने एक और लिंक आपको दिया है, एक और हिंट जो है हमने यहाँ पर डाला है। हम हर सेंटेंस के ऊपर, हर क्वेश्चन के ऊपर उस एग्जाम का नाम लिख रहे हैं। जैसे कि जो सेंटेंस, जो क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 295 से 311 तक, ये 2023 एडिशन के हिसाब से 295 सीक्वेंस है। 295, 96, 97 जो सीक्वेंस है ये एसएससी की किरण पब्लिकेशन की 2023 एडिशन के हिसाब से है। लेकिन इसके अलावा हमने एग्जाम का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस एग्जाम के नाम से और इसकी डेट से भी इन क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं आपके पास जो बुक है उस बुक में। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है 295 से 311 तक के एसएससी ग्रेजुएट लेवल टीयर 2 एग्जाम में आए हुए हैं और ये एग्जाम 29/9/2013 को हुआ था। तो आप इस हिसाब से भी इन क्वेश्चंस को अपने एडिशन में ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम सेंटेंसेस पर। सेंटेंस का हम यहाँ पर सिंटैक्टिकल एनालिसिस करेंगे और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब होता है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका क्या फंक्शन है और उस फंक्शन के आधार पर उनका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, क्या उनकी जगह होनी चाहिए, कहाँ पर वो सही होंगे, कहाँ पर वो गलत होंगे, और किस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को यूज किया जा रहा है। इन सब चीज़ों पर यहाँ डिटेल में डिस्कशन होगा। देखिए आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है, दीज ऑल मैंगोज आर राइप। दीज के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो दीज वर्ड है ये डिटर्मिनर भी हो जाता है और प्रोनाउन भी हो जाता है। डिटर्मिनर होगा तो किसी नाउन से पहले लिखा होगा, उस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आया होगा। प्रोनाउन अगर होगा तो किसी नाउन की जगह पर लिखा होगा। नाउन को हम यूज ना करके उसकी जगह पर किसी प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, यही होता है प्रोनाउन। नाउन के सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं। ऑल के साथ भी यही कहानी है। ऑल डिटर्मिनर भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके अलावा ऑल एडवर्ब भी हो सकता है। तो एडवर्ब का फंक्शन तो यहाँ होना नहीं है, एक नाउन फ्रेज में ये है। डिटर्मिनर और प्रोनाउन में से भी ये डिटर्मिनर ही होगा, क्योंकि प्रोनाउन अगर होता तो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा, जबकि नाउन तो यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इन दोनों वर्ड्स को क्या कंसीडर करोगे आप? डिटर्मिनर कंसीडर करोगे। हाँ, मैंगोज अगर यहाँ पर ना लिखा होता तो आप कह सकते थे कि इन दोनों में से कोई एक प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन चूंकि नाउन आपको लिखा हुआ है, आपके सामने नाउन लिखा हुआ है, तो ये दोनों वर्ड आए हैं इस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। अच्छा, एक नाउन को एक से ज्यादा डिटर्मिनर डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन उन डिटर्मिनर का सीक्वेंस सही होना चाहिए। ये जो ऑल जो डिटर्मिनर है ये सबसे पहले लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाना था ऑल दीज मैंगोज। सबसे पहले आप ऑल डिटर्मिनर को यूज करते हैं, ये पूरी की पूरी फ्रेज से पहले आ जाता है, सबसे शुरू में यही आएगा। अब ये मैंगोज नाउन हो गया। ये जो दीज है ना, ये जो डिटर्मिनर है, दीज डिटर्मिनर, चाहे दोज होता है, चाहे दिस होता है, चाहे डैट होता है, ये पॉइंट आउट करने के लिए लगाए जाते हैं। दीज मैंगोज, दोज मैंगोज, जो स्पेस में और टाइम में आपके पास होता है, आपके करीब होता है, उसके लिए आप दीज लगाते हैं। प्लूरल है तो, सिंगुलर है तो दिस। और जो दूर है, टाइम में दूर है या स्पेस में दूर है, तो उसके लिए आप ज्योग्राफिकली अगर दूर है तो उसके लिए आप दोज लगाते हैं। प्लूरल है तो दोज और सिंगुलर है तो डैट। तो ये दीज मैंगोज, अगर मैंगोज को दीज लगाकर डिटरमाइन कर रहा है तो मैंगोज उसके आसपास ही कहीं रखे होंगे। ये तो है इसका मीनिंग। ऑल दीज मैंगोज, चूंकि प्लूरल था आर लगा दिया। ये यहाँ पर मेन वर्ब है, लिंकिंग नेचर की वर्ब है बी। लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। एडवर्ब मैनर कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाते हैं। दूसरे एडवर्ब वो प्लेस या एडवर्ब टाइम को कॉम्प्लीमेंट बनाने की कोशिश करोगे तो फिर आप उनको एडवर्ब नहीं कह सकते, आप उनको कॉम्प्लीमेंट ही कहोगे। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट बन जाती है। चूंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव के फंक्शन में आ सकती है तो वो कॉम्प्लीमेंट भी बन जाती है। ये जो राइप लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है, राइप का मतलब होता है कंप्लीटली डेवलप्ड, कंप्लीटली डेवलप्ड और रेडी टू बी ईटन। ठीक है, जब कोई भी जो फल होता है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, उसको खाया जा सकता है, खाए जाने की स्टेट में आता है, तो उसको कहते हैं राइप। कंप्लीटली डेवलप्ड और रेडी टू बी ईटन।
इतना तैयार हो गया हो कि उसको खाया जा सके। तो 295 के फर्स्ट पार्ट में एरर थी, आगे चल लेते हैं। ये है आपके सामने 296। क्या लिखा हुआ है? द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। स्टूडेंट्स एक नाउन लिखा हुआ है, उससे पहले लगा है आर्टिकल, उसको डेफिनेट करने के लिए। ये सारे के सारे जो आर्टिकल होते हैं डिटर्मिनरी होते हैं। ये पूरी की पूरी जो आपके सामने एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है द स्टूडेंट्स, ये या तो सब्जेक्ट के फंक्शन में हो सकती है या ऑब्जेक्ट के या फिर कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, वही पुरानी बातें हैं, वही चीज़ें आपको बार बार अपने दिमाग में डाल लेनी है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएं या एग्ज़ाम करीब आ जाए तब तक आपके दिमाग में चीज़ें इस तरह से बैठ चुकी हो कि आपका दिमाग इन चीज़ों को विद इन सेकेंड कर ले। फिर टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम दीजिए। इस अप्रोच को प्रैक्टिस में लाने में, इस अप्रोच का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे फिर ये विद इन सेकेंड होने लगता है। ठीक है, तो अपने दिमाग में चीज़ें डालनी शुरू कर दीजिए। द स्टूडेंट्स एक नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट तो तब कह सकते थे जब इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी होती, लगी नहीं है कोई भी वर्ब। ऑब्जेक्ट भी इसे तब कह सकते थे जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब होती या कोई प्रीपोजिशन होता, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये बन जाता, या कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी होती इससे पहले, तो हम कह रहे थे कि ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, ये तो सब्जेक्ट ही है। तो ये नाउन फ्रेज जो लिखी हुई है आपके सामने, ये होगी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गई, अब आ जाएगा इसका प्रेडिकेट। एक वर्ब लगाई गई है वर्ब। चूंकि वर्ब है तो सवाल ये होना चाहिए कि हेल्पिंग नेचर की वर्ब है या मेन वर्ब है। ठीक है, बी की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, बी की सेकंड फॉर्म लगाई गई है। चूंकि स्टूडेंट्स प्लूरल था तो वाज ना लगा के वर्ब लगाया। अब कहने की बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्प करने के लिए आई होगी मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब लगी हुई होगी और लगी हुई है। ये रही आपके सामने मेन वर्ब। चूंकि अवेटिंग मेन वर्ब लगी हुई है तो वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब कंसीडर ही करोगे। अभी जो अवेटिंग है इसका मतलब होता है टू वेट फॉर समथिंग, टू वेट फॉर समवन या समथिंग। ये जो अवेटिंग है मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। अब देखो इसको यहां पर इन्होंने गलत कर दिया, यहां पर ये अवेटिंग ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, वेट इंट्रांजिटिव है। तो अगर आपको फॉर प्रीपोजिशन लगाना है तो आप यूज करिए वर्ब वेटिंग। और अगर आपने अवेटिंग वर्ब यूज कर ली तो अवेटिंग तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद सीधा उसका ऑब्जेक्ट आएगा जो कि लिखा हुआ है द अराइवल। फॉर प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो आप इसको दो तरीके से सही कर सकते थे, या तो आप प्रीपोजिशन हटा दीजिए अगर आप अवेटिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, या फिर आप वर्ब को चेंज कर दीजिए, अवेटिंग की जगह वेटिंग कर दीजिए। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम होता है, अवेट का और वेट का सेम सिमिलर मीनिंग होता है, सेम ही मीनिंग होता है, बट ये ट्रांजिटिवली यूज होती है, वो इंट्रांजिटिवली। तो ट्रांजिटिव वर्ब के सीधे बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। अराइवल नाउन हो गया, द हो गया एक आर्टिकल, और द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया ये बताने के लिए कि किसके अराइवल की बात हो रही है, उसको रिलेट करने के लिए चीफ गेस्ट से, और प्रीपोजिशन ने ले लिया अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट। गेस्ट हो गया नाउन, चीफ हो गया उस नाउन के लिए एडजेक्टिव, और द लग गया एक आर्टिकल। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है, किसके लिए? अराइवल नाउन के लिए। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को सही कर सकते थे। 296 का दूसरे में गलती थी। आगे चल लेते हैं। 297, इफ यू हियर इंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। एक कंडीशनल सेंटेंस आपको दिया गया है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको दी गई है। इफ कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और इफ कंजंक्शन की तरह जब इस्तेमाल होता है तो एक तो वो क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आप हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करके एक इफ को या वेदर को लगा देते हैं तो आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इफ कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा जब ये कंजंक्शन होता है तो कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में किसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिस कंडीशन पर डिपेंड करता हो आपका मेन क्लोज वाला एक्शन। एक ऐसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस पर मेन क्लोज वाला एक्शन का होना या ना होना, या उसकी पॉसिबिलिटी
डिपेंड करती हो। तो इफ ने यहाँ पर किसी क्वेश्चन को तो इंट्रोड्यूस किया नहीं है, कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पर है एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इफ कंजंक्शन को लगाया गया है। क्या है वो कंडीशन? यू सब्जेक्ट हो गया, हियर यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, चूंकि यू था तो एस लगाने की जरूरत नहीं है, चूंकि हियर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट पर जरा ध्यान देते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या है? एक नाउन फ्रेज है, नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये नाउन हो गया टोन, इंगेज हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, इंगेज का मतलब है बिजी। एक्चुअली में इंगेज के और भी कई मीनिंग है, मैं यहां पर लिख देता हूं। एंगेज्ड का एक मीनिंग तो यही है, हैविंग फॉर्मली एग्रीड टू मैरी। कोई पर्सन अगर शादी करने के लिए एग्री कर गया हो तो हम कहते नहीं इंगेजमेंट हो गई, वो इंगेज्ड है। ठीक है, एक मीनिंग तो इसका यही है। दूसरा इसका मीनिंग है बिजी या इन्वॉल्व इन समथिंग। किसी प्रोसेस में, किसी एक्टिविटी में अगर कोई इन्वॉल्व हो तो हम उसे इंगेज कह सकते हैं, बिजी कह सकते हैं। तो इसके इस वाले मीनिंग को यूज किया जा रहा है, बिजी मीनिंग को। ठीक है, इफ यू हियर एंगेज टोन। अब देखिए टोन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, टोन एक नाउन है। इस नाउन के मीनिंग पे अगर जरा ध्यान दे तो आपको पता चलेगा कि किस मीनिंग में ये काउंटेबल हो सकता है और किस मीनिंग में ये अनकाउंटेबल हो सकता है। टोन का मतलब है द क्वालिटी ऑफ एनी वॉइस और साउंड that expresses the mood और फीलिंग्स। ठीक है, आपकी टोन से आपके मूड का पता लग जाता है। ठीक है, कहते हैं ना यार इसकी टोन कितनी हार्श है, ये इसकी कितना रूड है। आपका मूड या आपकी फीलिंग्स को का पता लग जाता है आपकी टोन से। तो उस क्वालिटी को, आपकी वॉइस की, आपकी साउंड की जो क्वालिटी होती है जिससे आपके मूड का, फीलिंग का पता लग जाता है, उसको कहते हैं टोन। इस मीनिंग में ये होती है अनकाउंटेबल। इस मीनिंग को अगर आप कहीं पर भी यूज करोगे तो टोन को अनकाउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल करोगे। ठीक है, दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है a type of sound, a type of sound on the phone। फोन पर जब आप किसी को कॉल लगाते हो तो जो भी वो साउंड आता है निकल के, उसको भी टोन कह देते हैं। इस मीनिंग में, इस दूसरे वाले मीनिंग में ये क्या होता है? काउंटेबल होता है। अब आपके सेंटेंस में इसी दूसरे वाले मीनिंग को इस्तेमाल किया गया है। चूंकि इस दूसरे वाले मीनिंग को इस्तेमाल किया गया है तो टोन है यहाँ पर एक काउंटेबल नाउन। अब वो काउंटेबल नाउन है तो उसमें काउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टी आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल लगाना पड़ेगा। चूंकि काउंटेबल नाउन है तो कुछ तो यहाँ पर आर्टिकल लगाओगे, या तो इसको प्लूरल कर दो, और प्लूरल करके भी एक बहुत अच्छा मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा एन। एन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एंगेज में जो ई एन है इससे जो है वोवल साउंड निकल के आ रहा है। तो अगर वोवल साउंड निकल के आ रहा है तो ए नहीं लगा सकते, एन लगाएंगे। तो आपका सही सेंटेंस हो जाएगा इफ यू हियर एन एंगेज्ड टोन। उसके बाद यहां पर कंडीशन आपकी खत्म हो गई। आगे जो है मेन क्लोज में इंपरेटिव स्ट्रक्चर को यूज किया गया। मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, आगे देख लेते हैं। देखिए ये जो कंडीशन आपको दी गई है ये ओपन नेचर की कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट टाइप की कंडीशन होती है ओपन कंडीशन। ओपन इसको इसलिए बोला जाता है कि जो कंडीशन लगाई गई है इस कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है मेन वाला एक्शन, और इस कंडीशन का फुलफिल होना, फ्यूचर में इस कंडीशन का फुलफिल होना ओपन होता है। मतलब एक ओपन सिनेरियो होता है कि जो कंडीशन यहाँ पर लगाई जा रही है ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, इसके होने की संभावना है। तो ये एक ओपन नेचर का कंडीशन होता है। ओपन नेचर का कंडीशन होता है तो चूंकि ये पॉसिबल है होना, तो इसका होना भी पॉसिबल है। तो वो इसी चीज को कह रहा है कि अगर ये हो तो ये कर देना। ये एक तरह से क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर या सजेशन इसको कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, और डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट सजेशन देने के लिए आप क्या लगाते हो? इंपरेटिव क्लोज लगाते हो। तो उसी तरह से यहाँ पर एक इंपरेटिव स्ट्रक्चर को आपके सामने यूज किया गया है। रिप्लेस यहाँ पर मेन वर्ब से इंपरेटिव क्लोज स्टार्ट होती है, इंपरेटिव स्ट्रक्चर जो है मेन वर्ब से स्टार्ट हो जाती है। ये जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होने की वजह से इसका लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट।
रिप्लेस द रिसीवर। एंड कंजंक्शन लगाया गया और एंड कंजंक्शन से दूसरी मेन वर्ब को जोड़ा गया, ठीक है। रिप्लेस एंड डायल, दो मेन वर्ब को एंड कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है। डायल को यहाँ पर इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है, इसलिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगेन यहाँ पर हो गया एडवर्ब। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ही होता है ये, चूंकि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, डेफिनेट नेचर की फ्रीक्वेंसी होती है, डेफिनेट नेचर की फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको बाद में यूज किया जाता है। अगेन को, ट्वाइस को, थ्राइस को, ठीक है। इस तरह की जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है जो डेफिनेट नेचर की हो, उनको मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल कर दिया जाता है, सेंटेंस के लास्ट में लिख दिया जाता है। तो ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। गलती यहाँ पर थी, एल लगाना था आपको। 297 हो गया, 298 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। ओके, हेनरी देखिए आपके सामने एक नाउन लिखा हुआ है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। ऑब्जेक्ट इसको कंसीडर कर नहीं पाओगे, कॉम्प्लीमेंट भी इसको नहीं कह पाओगे क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब कोई प्रीपोजिशन भी इससे पहले नहीं लिखी है। तो हेनरी एक नाउन हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद लिखा हुआ है आस्क्ड। आस्क्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है। एक्शन नेचर में भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव में भी कैसी है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब को मैंने खुलकर डिटेल में समझाया हुआ है वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट में, रिलेटेड लेक्चर पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अरे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेगी। कहाँ है इसके दो ऑब्जेक्ट? पहला ऑब्जेक्ट हो गया हिज वाइफ, जो कि होम का रिप्लाई है। होम का रिप्लाई होता है पर्सन, किससे पूछा, ठीक है, आस्क्ड होम। और क्या पूछा? ये हो गया इसका दूसरा ऑब्जेक्ट, जो कि कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नंबर 2। ये जो होता है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये होता है व्हाट का रिप्लाई। कोई थिंग भी हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन भी थिंग की कैटेगरी में आ गई। पर्सन को हटा के, पर्सन और एनिमल को हटा के जितनी भी चीजें बची वो थिंग की कैटेगरी में आ जाती हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर की हो। तो कहने का मतलब ये है कि आस्क डाई ट्रांजिटिव वर्ब थी, उसके बाद दो ऑब्जेक्ट आने चाहिए थे। पहला ऑब्जेक्ट आ गया हिज वाइफ, होम का रिप्लाई, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरी की पूरी क्लोज, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो उसने आस्क की, ये हो गई व्हाट का रिप्लाई। अब देखिए सेंटेंस यहां तक हो गया। अब आगे लगाया गया व्हाट एक कंजंक्शन के रूप में। मैं आपको बताऊं, ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के खेल को तो आप समझते ही हो। ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से रहा होगा, जब ये डायरेक्ट रहा होगा तो ये इस टाइप का रहा होगा, हेनरी सेड टू हिज वाइफ, फिर एक कोमा रहा होगा, फिर एक इन्वर्टेड कोमा रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर रहेगा व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर लास्ट नाइट रहा होगा, लास्ट नाइट का उसने डेट नाइट कर दिया होगा, और ये रहा होगा एक क्वेश्चन। अब आप जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सेड तो मोनोट्रांजिटिव वर्ब थी। मोनोट्रांजिटिव मतलब एक ऑब्जेक्ट जो लेती है, अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है, और वो ऑब्जेक्ट था इसका ये क्वेश्चन जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है। ये सेड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ही था, लेकिन पर्सन के लिए सेड इंट्रांजिटिव होती है, थिंग के लिए या उस इंफॉर्मेशन के लिए सेड ट्रांजिटिव होती है, इसीलिए सेड के बाद टू लगाया जाता है अगर हम उस पर्सन को लिखना चाहते हैं तो, और इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है। अब मेरे कहने की बात आपसे ये है कि जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है ये एक क्वेश्चन रहा होगा जो हेनरी ने अपनी वाइफ से किया होगा। ये क्वेश्चन तब था जब हेनरी ने इसको अपनी वाइफ से किया था, अपनी वाइफ से पूछा था। लेकिन जब रिपोर्टर ने इस स्पीच को रिपोर्ट किया और हमने एक रिपोर्टेड सेंटेंस लिखा, तब ये एक क्वेश्चन नहीं है, तब ये एक इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन ये तब था जब हेनरी ने अपनी वाइफ से पूछा था, लेकिन जब इसको रिपोर्ट किया जा रहा है तो इसको एक क्वेश्चन की तरह रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, इसको एक इंफॉर्मेशन की तरह रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर न यूज करके असर्टिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं।
अच्छा, फिर वो इंटेरोगेशन का जो सेंस था, चूंकि था तो वाकई में ये क्वेश्चन जो हेनरी ने अपनी वाइफ से किया था, तो उस इंटेरोगेशन का सेंस भेज दिया हमने इस आस्क वर्ब पे। हमने इसीलिए सेड टू को या सेड को आस्क से रिप्लेस किया, ताकि हम उस इंटेरोगेशन का सेंस हम कन्वे कर सके अपने सेंटेंस के द्वारा। ठीक है, तो आस्क वर्ब से हमने उस इंटेरोगेशन के सेंस को कन्वे कर दिया, व्हाट को कंजंक्शन के रूप में लगाया और उस इंटेरोगेशन के सेंस को व्हाट भी कन्वे करेगा। लेकिन स्ट्रक्चर हमें इंटेरोगेटिव नहीं लिखनी है, स्ट्रक्चर हमें असर्टिव लिखनी है। इसलिए कहीं पर यहां पर आपको इन्वर्टेड कोमा नहीं मिलेगा, यहां पर मैंने इन्वर्टेड कोमा लगाया है, तो यहां पर एक कंजंक्शन के रूप में लग गया। और आपने ये जो स्ट्रक्चर लिख रखी है ये इन्वर्टेड लिख रखी है। इन्वर्टेड स्ट्रक्चर तब यूज की जाती है जब हम क्वेश्चंस को लिखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। यहां हम इंटेरोगेशन नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये एक रिपोर्टेड स्पीच है, अब ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इंटेरोगेशन का सेंस था हमारे सेंटेंस में, वो हमने आस्क वर्ब को उसका ठेका दे दिया और व्हाट कंजंक्शन लगाए रखा है, व्हाट कंजंक्शन से उस इंटेरोगेशन का सेंस चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर असर्टिव स्ट्रक्चर को लिखना है, कंजंक्शन लगाया व्हाट, उसके बाद हमने असर्टिव स्ट्रक्चर को कैसे लिखना है, व्हाट शी हैड प्रिपेयर्ड, ठीक है, फॉर डिनर लास्ट नाइट। फॉर प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, दैट नाइट जो है एडवर्ब फॉर टाइम हो गया, नाइट नाउन और दैट उसके लिए डिटर्मिनर। ये जो दैट नाइट है, दिस नाइट, दैट नाइट, लास्ट नाइट, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट डे, लास्ट डे, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एडवर्ब टाइम हो जाते हैं। हाँ, लिखे हुए आपको ऐसे दिखेंगे, स्ट्रक्चर देख के आपको ऐसे लगेगा कि नाउन लिखा हुआ है और डिटर्मिनर लिखा हुआ है तो इसको नाउन फ्रेज मान लो, लेकिन ये क्या काम करते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखी। कहने की बात यह है कि यहाँ पर आपको इन्वर्टेड स्ट्रक्चर नहीं, आपको यहाँ पर असर्टिव स्ट्रक्चर लिखनी थी। आपको लिखना था यहाँ पर व्हाट शी हैड प्रिपेयर्ड, यहीं पर ये गलती थी। 298 हो गया, 299 पर चल लेते हैं। द न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड। देखिए, बहुत ही आसान सा सेंटेंस है, लेकिन आसान से आसान सेंटेंस में भी बहुत कुछ होता है जो सीखने लायक होता है। अभी मैं बता दूंगा कि इसमें ऐसा क्या है जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। न्यूज हो गया यहाँ पर नाउन, ये हो गया इसके लिए आर्टिकल, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी हुई है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसको कह नहीं पाओगे, सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट अगर है तो इसका प्रेडिकेट भी होगा कहीं ना कहीं सेंटेंस में। भाई, अगर हमने कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है सेंटेंस में, सब्जेक्ट का मतलब वो जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो, और उस इंफॉर्मेशन जो कि सब्जेक्ट के बारे में दी गई है या पूछी गई है सेंटेंस में, उस इंफॉर्मेशन को प्रेडिकेट कहते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं द न्यूज सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रेडिकेट भी होगा, वो इंफॉर्मेशन भी होगी जो इसके बारे में दी गई है। ये रहा इसका प्रेडिकेट। और इस तरह से द न्यूज इज नॉट गुड एक क्लोज हो गई हमारी। मैं लिख देता हूं यहां पर, द न्यूज इज नॉट गुड। चूंकि ये जो न्यूज है, भले ही इसमें एस लगाओ कुछ भी लगाओ, ये सिंगुलर ही मानी जाती है, सिंगुलर ही मानी जाती है, तो इसको इज लगा है मेन वर्ब, तो सही लगा है, आर लगाने की कोशिश ना करें। नॉट गुड, गुड एडजेक्टिव हो गया, नोट लग गया उससे पहले एडवर्ब। ठीक है, अभी आएंगे आगे की स्ट्रक्चर में। तो एक क्लोज तो आपके सामने ये लिखी है, दूसरी क्लोज आपके सामने एक सबऑर्डिनेट क्लोज जो लगी है इसमें, न्यूज के बारे में बताने के लिए लगी है। ठीक है, क्या लगी है, आई हैव रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड। अब देखिए, रिसीव्ड जो है ये हैव हो गई हेल्पिंग वर्ब आ रही, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है। अब ये जो मेन वर्ब हमारी रिसीव्ड या रिसीव, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? एक्चुअली में इसका ऑब्जेक्ट था द न्यूज। अब यहां तो हमने दो अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं, दो अलग अलग सेंटेंस में हमने न्यूज को यहां भी लिख दिया, वहां भी लिख दिया। लेकिन जब हम इसको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में लिखते हैं, एक ही सेंटेंस, इन दोनों क्लोजेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना देते हैं, तो हम यहां पर रिसीव्ड ट्रांजिटिव वर्ब के लिए दोबारा से द न्यूज नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वो रिलेटिव प्रोनाउन को इस रिसीव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाता है अपने से पहले लिखे हुए इस एंटीसीडेंट के मीनिंग को कन्वे करने के लिए।
इस एंटीसीडेंट के मीनिंग को या इस एंटीसीडेंट को सबऑर्डिनेट क्लोज से रिलेट कर देता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसीलिए उसको रिलेटिव कहा जाता है, क्योंकि वो रिलेट कर देता है अपने से पहले लिखे हुए वर्ड को, फ्रेज को। कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। अब आप देखेंगे कि वो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो यहाँ से गायब है, और सेंटेंस ये नो एरर है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सिचुएशन है कि उस रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ से गायब कर दिया गया? क्या उस रिलेटिव प्रोनाउन को हटाने के बाद भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है ग्रामेटिकली सही है और सेंटेंस मीनिंगफुल है? क्या सिचुएशन हो सकती है कि उस रिलेटिव प्रोनाउन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और किस सिचुएशन में हम उस रिलेटिव प्रोनाउन को एलिमिनेट नहीं कर सकते? इन चीजों को समझने के लिए जरा मेरे 2-3 एग्जाम्पल देखिए। देखिए, ये जो क्लोजेस लगाई जाती हैं, इनको जो रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़कर लगाई जाती हैं, इनको कहा जाता है रिलेटिव क्लोजेस। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़कर लगी है तो रिलेटिव क्लोजेस कह दिया जाता है। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है लगाया जाता है अपने एंटीसीडेंट के लिए, और इसके द्वारा रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का भी काम करता है, और इस कंजंक्शन के द्वारा, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं, जो कि अपने एंटीसीडेंट के लिए लगाया गया है, इस कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा जा रहा है वो क्लोज भी तो इस न्यूज के लिए ही लगाई गई है। और न्यूज या कोई और भी यहाँ पर नाउन प्रोनाउन हो सकता था, ये जो नाउन प्रोनाउन यहाँ पर होता है इसके लिए ही ये क्लोज लगाई गई है। कौन सी वाली न्यूज की बात की जा रही है? जिसको रिसीव किया गया। तो ये जो क्लोजेज होती है, जो रिलेटिव क्लोजेज होती है, ये एडजेक्टिव क्लोजेज कही जाती है। एडजेक्टिव क्लोज इसलिए क्योंकि ये क्लोजेज इस रिलेटिव प्रोनाउन से, कंजंक्शन से जोड़ के लगाई गई है इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो अगर कोई भी फ्रेज, कोई भी वर्ड, कोई भी क्लोज सेंटेंस में अगर किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज पूरी इंग्लिश ग्रामर में अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए आई है, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकता है। अब जरा आगे की कहानी सुनिए कि हमने यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन को क्यों एलिमिनेट कर दिया, किस सिचुएशन में हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ेगा, किस सिचुएशन में सेंटेंस की स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी, किस सिचुएशन में वो सही रहेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये रिलेटिव क्लोज है। ठीक है, रिलेटिव क्लोज की बात कर रहे हैं। तो ये जो रिलेटिव क्लोज है ना, ये दो टाइप की होती है। एक होती है डिफाइनिंग क्लोजेस, डिफाइनिंग क्लोज, दूसरी होती है नॉन डिफाइनिंग क्लोज, दूसरी होती है नॉन डिफाइनिंग क्लोज, दूसरी और ये पहली। अभी जो डिफाइनिंग क्लोज होती है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये डिफाइन करने के लिए लगाई जाती है। डिफाइन करने के लिए, डिफाइन का हिंदी में मतलब जानते ही आप, परिभाषित करने के लिए। अच्छा, डिफाइन करने के लिए लगाई जाती है, या यूं लिख दीजिए कि आइडेंटिफाई करने के लिए लगाई जाती है। आइडेंटिफाई करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, देखो इस सेंटेंस में न्यूज बहुत सारी हैं, रोज हजारों लाखों न्यूज़ें छपती हैं, बताई जाती हैं टीवी पे। ठीक है, न्यूज बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कौन सी न्यूज की बात कर रहा हूं? जो मैंने रिसीव की। तो ये जो क्लोज है, इस न्यूज को डिफाइन करने के लिए तो लगाई गई है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए लगाई गई है। न्यूज बहुत सारी हैं, कहाँ गया? ये रहा। न्यूज तो हमारे पास बहुत सारी है, ये दूरदर्शन पर आई, ये उस चैनल पर आई, ये किसी और चैनल पर, ये इस अखबार में आई, ये इस रेडियो में आई, ये इस पत्रकार ने बताई, ये यहाँ पर आई, ये 8 बजे आई, ये 9 बजे आई, ये 10 बजे आई। न्यूज़ बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कौन सी वाली न्यूज़ की बात कर रहा हूँ? जो मैंने रिसीव की। तो ये जो क्लोज है, ये इस न्यूज़ को डिफाइन करने के लिए लगाई गई है। ये होती है हमारी डिफाइनिंग क्लोजेज। डिफाइनिंग क्लोजेज लगाई जाती है डिफाइन करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए कि बहुत सारी न्यूज़ में हम कौन सी वाली न्यूज़ की बात कर रहे हैं, या बहुत सारे लोगों में हम कौन से वाले पर्सन की बात कर रहे हैं। जबकि ये जो नॉन डिफाइनिंग क्लोजेस होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, ये डिफाइन करने के लिए नहीं लगाई जाती। केवल और केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं किसी के बारे में, ये तब लगाई जाती है। अब देखो एग्जाम्पल से आपको कहानी समझ में आएगी और ज्यादा। ये जरा सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा माई आंट who is a doctor gave me a watch। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, My aunt who
इज अ डॉक्टर गेव मी अ वॉच। दोनों सेंटेंस में ध्यान से देखकर आप बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। पढ़ लीजिए। देखिए दोनों सेंटेंस सेम ही है, लेकिन एक डिफरेंस है और इस डिफरेंस ने पूरी कहानी बदल दी, और वो डिफरेंस है कोमा का। दूसरे सेंटेंस में मैंने इस क्लोज को, हु इज ए डॉक्टर को, कोमा से अलग किया है, सेपरेट किया है। इसका मतलब ये जो मेरा पूरा सेंटेंस है, माई आंट गेव मी अ वॉच, इस सेंटेंस में मैं जो इस क्लोज को डाल रहा हूं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह डाल रहा हूं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमेशा ही कोमा लगा के लिखा जाता है पूरी इंग्लिश ग्रामर में। जब भी आप किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को लिखते हैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर में तो कोमा लगा के लिखते हैं, इसीलिए मैंने इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह इंट्रोड्यूस किया, तो दो कोमे लगाकर इसको अलग किया। जबकि ये वाली जो क्लोज है ये एक डिफाइनिंग नेचर की क्लोज है, ये डिफाइनिंग क्लोज है, और ये केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ये है हमारी नॉन डिफाइनिंग क्लोज। अब देखिए वो डिफाइनिंग क्लोज है तो उसका क्या मीनिंग है। मैंने क्या कहा, डिफाइनिंग क्लोजेस लगाई जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसके लिए लगाई जा रही है उसको आइडेंटिफाई करने में लिसनर की, स्पीकर की हेल्प करेंगी। तो ये जो क्लोज है हु इज ए डॉक्टर लगाई किसके लिए गई है, माई आंट के लिए, यानी कि आंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लोज लगाई गई है। आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता तभी होती है किसी को जब वो एक से ज्यादा हो, मतलब इस सिचुएशन में एक से ज्यादा आंट होंगी, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। मैं उस वाली की बात कर रहा हूं जो डॉक्टर है, ठीक है। माई आंट हु इज ए डॉक्टर, मतलब बहुत सारी आंट है मेरी, एक टीचर है, एक हाउसवाइफ है, एक रिपोर्टर है, एक पुलिस में है, ठीक है, एक डॉक्टर है। तो मैं उस वाली की बात कर रहा हूं जो कि डॉक्टर है। इन बहुत सारी आंट में से किसी एक आंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक क्लोज लगाई है, ये होती है डिफाइनिंग क्लोजेस। जबकि ये वाली जो क्लोज मैंने लगाई है, मैं आंट को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं लगा रहा, बस मुझे ये बताना था कि मेरी आंट डॉक्टर है तो मैंने बता दिया, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। इस सिचुएशन में सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि एक ही आंट है, एक ही मतलब मेरी एक ही आंट है, और उनके बारे में बस मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। मैं उनका प्रोफेशन बताना चाहता था तो मैंने बता दिया, मेरी एक ही आंट है और उन्होंने मुझे वॉच दी। अब देखो ये डिफरेंस को और ज्यादा क्लियर कर देता हूं आपके सामने, और खोल देता हूं कि क्यों ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बड़े यूजफुल होते हैं। मैंने लिखा माई फादर हु इज अ डॉक्टर गेव मी अ वॉच। फिर मैंने लिखा माई फादर हु इज अ डॉक्टर गेव मी अ वॉच। वही पिछले वाले सेंटेंस है, आंट की जगह मैंने फादर कर दिया। अब देखो ये वाली जो क्लोज है डिफाइनिंग क्लोज है, डिफाइनिंग क्लोज है तो आइडेंटिफाई करने के लिए लगाई गई है, और आइडेंटिफाई तब क्या आता है जब एक से ज्यादा हो। तो क्या ये सेंटेंस सही मीनिंग में है, स्ट्रक्चर एकदम सही है, सिंटैक्टिकली सेंटेंस सही है, लेकिन जिस मीनिंग को हम कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं वो मीनिंग सेंसेबल नहीं है, रीजनेबल नहीं है। अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं डिफाइनिंग क्लोज लगाकर माई फादर को, तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जो भी पर्सन ये बोल रहा है उसके एक से ज्यादा फादर है, और ये पॉसिबल है नहीं। तो ये सेंटेंस एक नॉन सेंसिबल मीनिंग को कन्वे कर रहा है, रीजनेबल मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहा है, और उसी वजह से ये गलत हो जाएगा। सिंटैक्टिकली सही है, सब कुछ सही है, आंट की जगह फादर लग गया तो बस वो गलत हो गया। हालांकि ये वाला सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि यहां पर इस सिचुएशन में एक ही फादर है, बस उनके बारे में एक रिलीवेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये जो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लोजेस हैं, ये इनके डिफरेंस को अगर आप समझ गए तो मेरा जरा अगले कॉन्सेप्ट को समझिए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस सिचुएशन में हम रिलेटिव प्रोनाउन को हटा सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द गर्ल हु हेल्प्ड मी इज वेरी ब्यूटीफुल। एक सेंटेंस मैंने लिखा यहां पर, द गर्ल whom I helped is very beautiful।
देखिए दोनों की दोनों ही मैंने क्या लगाई है, डिफाइनिंग क्लोजेज लगाई हैं। डिफाइनिंग क्लोजेज लगा रहा हूं मैं आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। मतलब लड़कियां तो दुनिया में बहुत सारी हैं, हर जगह लड़कियां ही लड़कियां हैं, लेकिन मैं कौन सी वाली की बात कर रहा हूं, हु हेल्प मी। तो ये जो क्लोज हो गई है इसके लिए क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लोज हो गई। एक रिलेटिव प्रोनाउन मैंने यहां पर लगा रखा है, जो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के फंक्शन में है इस वाली मेन वर्ब के लिए, और कंजंक्शन तो हो ही रहा है। जबकि यहां पर ये वाली जो whom I help है, ये वाली क्लोज भी एक डिफाइनिंग क्लोज है, आइडेंटिफाई करने के लिए लगाई गई है। लड़कियां बहुत सारी है, मैं उस वाली की बात कर रहा हूं जिसकी हेल्प मैंने की, ठीक है। तो ये जो whom है यहां पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के फंक्शन में है। ऑब्जेक्ट हो रहा है हेल्प ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट बना दिया हमने whom को, whom लग गया अपने एंटीसीडेंट के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, कंजंक्शन तो वो हो ही रहा है। अब अगर हम इस वाले पहले वाले सेंटेंस में से इस रिलेटिव प्रोनाउन को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, यहां से अगर हम हु को हटा दें, तो ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट हमने गायब कर दिया, फिर इसका सब्जेक्ट हो जाएगा द गर्ल, फिर हमारे पास इस प्रेडिकेट के लिए सब्जेक्ट नहीं बचेगा। इसलिए कभी भी डिफाइनिंग क्लोज के सब्जेक्ट को एलिमिनेट नहीं किया जाता अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन है तो। लेकिन अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है और हमारी जो क्लोज है वो डिफाइनिंग क्लोज है, तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, तब भी हम एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करेंगे। क्योंकि ये जो हेल्प है ये इसके पास अभी भी इसका सब्जेक्ट मौजूद है, हालांकि ट्रांजिटिव वर्ब थी तो हमने इसका ऑब्जेक्ट गायब कर दिया। अब इसका ऑब्जेक्ट वो रिलेटिव प्रोनाउन था जो हमने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। देखिए जो किसी भी लैंग्वेज को कोई भी स्पीकर बोलता है, कोई भी नेटिव स्पीकर बोलता है, तो कोशिश यही करता है कि कम से कम शब्दों में एक रीजनेबल कंप्लीट मीनिंग को, कंप्लीट सेंस को कन्वे किया जाए। तो जब बोलने वाले लोग इन चीज़ों को हटाने लगते हैं, एलिमिनेट करने लगते हैं, तो फिर ग्रामेरियंस उन चीज़ों को जस्टिफाई करने लगते हैं। और ये चीज़ें एक दो दिन में नहीं होती, कई सालों तक जब स्पीकर इनका यूज करते रहते हैं, कई सालों तक जब स्पीकर इस रिलेटिव प्रोनाउन को, जब वो ऑब्जेक्ट होगा, हटाते रहे होंगे, तो फिर वो यूजुअल हो गया होगा, फिर वो नॉर्मल हो गया होगा, और ग्रामेरियंस ने उसको जस्टिफाई किया कि ये इसलिए पॉसिबल है। और इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ठीक है। यहां पर इस रिलेटिव प्रोनाउन को हटाया जा सकता है अगर वो ऑब्जेक्ट है डिफाइनिंग क्लोज का, तो ठीक है। हेल्प के पास अपने पास सब्जेक्ट है, अब इस ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट के बिना लिख दिया, अब इसका ऑब्जेक्ट जो है इसका मीनिंग हो जाएगा द गर्ल का। द गर्ल आई हेल्प इज वेरी ब्यूटीफुल। आपको कई कई सेंटेंस जो है इस तरह की स्ट्रक्चर में लिखे हुए मिलेंगे। तो अगर इस तरह से बिना ऑब्जेक्ट के, बिना रिलेटिव प्रोनाउन के कोई सेंटेंस लिखा हुआ मिले, तो ये ध्यान रखना कि वो इसका ऑब्जेक्ट हो रहा होगा और डिफाइनिंग क्लोज है, तो इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। वही स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। द न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड, नो एरर। लिख दोगे तो और भी अच्छी बात है। अगर लिख दोगे, अगर लिखा होता द न्यूज डेट आई हैव रिसीव्ड या विच आई हैव रिसीव्ड, तो सही होता। नहीं भी लिखा तो ठीक है, इट इज ओके, ये कोई गलती नहीं है, इसको गलती कंसीडर ना करना आप। 300 पे चल लेते हैं। हु अरेंज द चेयर्स। हु एक प्रोनाउन है, इंटेरोगेशन करने के लिए हम लगाते हैं जब हम किसी की आइडेंटिटी को जानना चाहते हैं, किसी को जानना चाहते हैं कि काम किसने किया, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए लगाया जाता है। और ये अगर चूंकि प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के फंक्शन में होता है। अगर हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है तो हु का जो केस है ऑब्जेक्टिव केस हुम हो जाता है। तो ये तो सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। आगे लिखी हुई है मेन वर्ब। मेन वर्ब एक्शन नेचर की है, एक्शन नेचर की है, उसमें भी ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्योंकि इंटेरोगेट किया जा रहा है, किसी की आइडेंटिटी पूछी जा रही है, तो क्वेश्चन मार्क लगा है, सही है। 3 ये भी नो एरर हो गया। आगे चल लेते हैं। People who live on glass houses should not throw stone at others। ठीक है, देख लेते हैं। Pupil यहाँ पर एक नाउन लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो होगा नहीं, सब्जेक्ट इसको मानना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब, कोई ट्रांजिटिव वर्ब, कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखी है। ये फिर से लिखा हुआ है एक रिलेटिव प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट हो रहा है इस वाली वर्ब के लिए। ये मेन वर्ब है
ऑन प्रीपोजिशन लगा हुआ है और इस प्रीपोजिशन के बाद आया है इसका ऑब्जेक्ट। हालांकि प्रीपोजिशन यहां पर गलत है, लेकिन ये हु लिव ऑन ग्लास हाउसेज एक रिलेटिव क्लोज लगी हुई है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज लगी हुई है इस प्यूपिल के बारे में बताने के लिए। तो हो तो गई एडजेक्टिव क्लोज ही। हु हो गया सब्जेक्ट, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए लगाया गया है। लिव ऑन का एक्चुअल में सब्जेक्ट प्यूपिल ही था, लेकिन प्यूपिल तो हमने इस वाले प्रेडिकेट का सब्जेक्ट बना दिया, तो इस वाले प्रेडिकेट के सब्जेक्ट को हमने हु लिखा, एक रिलेटिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया। इतनी बात हो गई। लिव मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं। अगर कुछ लिखना भी है तो हमें प्रीपोजिशन लगाकर लिखना पड़ेगा, और प्रीपोजिशन हमने लगाई तो है, लेकिन वो गलत लगा दी। एक्चुअली में जो हाउस होता है ये एक बंद प्लेस होता है, और किसी बंद प्लेस को यानी कि किसी कन्फाइंड रीजन को, कन्फाइंड का मतलब जिसकी लिमिट हो, जिसकी बाउंड्री हो, ठीक है, कोई बाउंडेड रीजन हो, कोई रूम है, कोई हॉल है, इनके लिए प्रीपोजिशन लगाई जाती है इन। बंद कमरे के लिए, बंद हॉल के लिए, बंद स्टेडियम के लिए, ठीक। कन्फाइनमेंट का मतलब जो कि लिमिटेड हो, जिसकी कुछ लिमिट हो या बाउंड्री हो, ठीक है। तो कन्फाइंड रीजन या कन्फाइंड प्लेस को रिफर करते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर, तो हम क्या लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। इन ग्लास हाउसेज, हाउसेज नाउन हो गया, ग्लास उसके लिए एडजेक्टिव हो गया, किस तरह के हाउस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज यहाँ पर खत्म हो गई। ये सब्जेक्ट हमने लगाया था, इसका प्रेडिकेट शुरू हो गया, जो कि एक मोडाल लगाया गया है। एक सजेशन देने की कोशिश की जा रही है, किसको, प्यूपिल को। मोडाल टेंस वगैरह नहीं बताते हैं, मूड बताते हैं। नॉट थ्रो, अब ये जो थ्रो है मेन वर्ब है, थ्रो हो गई हमारी मेन वर्ब, जो कि एक्शन नेचर की वर्ब है। इससे पहले लग गया एडवर्ब, एडवर्ब मेन वर्ब से पहले लगा। एडवर्ब निगेशन कहा जाता है नोट को, मेन वर्ब से पहले आ जाता है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी भी मेन वर्ब से पहले आ जाती है। थ्रो स्टोन एट अदर्स, अब ये जो एक्शन नेचर की वर्ब है ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है स्टोन। स्टोन के बारे में अगर मैं बताऊं ना, तो स्टोन उस रॉक को कहते हैं। स्टोन का मतलब रॉक, सबको पता है। स्टोन का मतलब जो रॉक होता है ना, तो वो होता है एक मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आपको अच्छे से पता है अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन क्या इस अनकाउंटेबल नाउन को, इस रॉक को फेंकने की कोशिश की जा रही है? नहीं। यहां पर जो है स्टोन रिफर कर रहा है अ पीस ऑफ रॉक को, अ पीस ऑफ स्टोन या रॉक, ठीक है। यहां पर स्टोन का मतलब वो सारा मटेरियल नाउन नहीं है, कोई छोटे 2-4 पत्थर के टुकड़ों को स्टोन कहा जा रहा है। तो यहां पर स्टोन रिफर कर रहा है पीस ऑफ रॉक को या पीस ऑफ स्टोन को। इस मीनिंग में स्टोन काउंटेबल हो जाता है, ठीक है। इस मीनिंग में स्टोन काउंटेबल हो जाता है। तो चूंकि इस मीनिंग को रिफर किया जा रहा है और इस मीनिंग में स्टोन काउंटेबल है, तो या तो इस काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल लगाओ या फिर इसको प्लूरल कर दो। तो एक गलती मुझे यहां भी लगती है इसमें, ठीक है। टाइपिंग एरर हो सकती है, हो सकता है एसएससी ने गलत टाइप कर दिया हो, या हो सकता है करंट पब्लिकेशन वालों ने गलती कर दी हो, या हो सकता है उन्होंने सेंटेंस ऐसे दिया हो तो ये विवादित रहा होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा गलतियां आपको दे दी जाती है आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए कि आप किस गलती को बड़ा कंसीडर करेंगे, किस गलती को महत्वपूर्ण गलती कंसीडर करेंगे और किस गलती को आप नजरअंदाज कर सकेंगे। इस एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए भी एक बहुत बड़ी एरर दे दी जाती है, एक छोटी मोटी कोई एरर दे दी जाती है, तो आप बड़ी वाली गलती को कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। हालांकि ये मिस्टेक है, या ये काउंटेबल नाउन है, या तो ये प्लूरल होना था या आर्टिकल लगना था। शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, एट लगा दिया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट को रिफर करने के लिए, एक टारगेटेड पॉइंट को रिफर करने के लिए एट प्रीपोजिशन को लगा दिया जाता है। 301 हो गया। आगे चल लेते हैं। द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। मैन हो गया नाउन, द एक आर्टिकल लग गया, हो गई नाउन फ्रेज जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। इज लग गई यहाँ पर मेन वर्ब, बी की फॉर्म है, और बी जब मेन वर्ब होती है तो क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है द मोस्ट टॉलेस्ट। अब देखिए जो टॉलेस्ट है ये सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव है, सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव।
सिंगल सिलेबल वर्ड है या एडजेक्टिव, यहाँ तो एडजेक्टिव ही है, ठीक है। अब ये सिंगल सिलेबल का मतलब क्या होता है, सिलेबल का मतलब क्या होता है, सिलेबल का मतलब होता है शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वोवल साउंड। मैं लिख देता हूं यहां पर, शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वोवल साउंड, ठीक है। जैसे बिग, बिग बिग को जब आप प्रोनाउंस करते हो तो जो साउंड निकलता है उस साउंड में एक ही वोवल है, ठीक है। कैट है ना, और फैट, लॉन्ग, एक ही साउंड निकल रही है, एक ही वोवल साउंड निकल रही है। तो अगर सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव आपके पास है तो मोस्ट रोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, टॉलेस्ट ही सही हो जाता, ठीक है। इसी में टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट जो सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव होते हैं उनकी फॉर्म में ER और EST जोड़कर ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना दिया जाता है। उनके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाए जाते। मोर या मोस्ट जो 3 सिलेबल या डबल सिलेबल एडजेक्टिव होता है उनके साथ आता है। उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे एडजेक्टिव चैप्टर में, पिछले एक वीडियो में मैंने बताया भी था। आगे लगा हुआ है ऑफ प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन के बाद इसका लगा हुआ है ऑब्जेक्ट। गलती हो गई थी यहाँ पर ये। अब देखो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन भी मुझे सही नहीं लग रही, ऑन इन प्रीपोजिशन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। प्रीपोजिशन जो लगाई जाती है ना वो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के लगाई जाती है, मतलब जिस चीज को जोड़ा जा रहा है और जिससे जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ा किससे जा रहा है, टॉलेस्ट से जोड़ा जा रहा है। तो टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। हाँ ठीक है, सही कंसीडर किया जा सकता है, ऑफ प्रीपोजिशन बहुत सारी सिचुएशन में इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन इन ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। ये हो गया 302। 303 पर चल लेते हैं। रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विद अ टॉवल इन द हैंड। रघु एक नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। आगे चल लेते हैं। केम हो गई यहाँ पर मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है, और इंट्रांजिटिव है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं और आ भी नहीं रहा। आउट का लगा हुआ है, आउट लगा हुआ है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एड उस प्लेस को रिफर करने के लिए हमने एक एडवर्ब प्लेस लगा दिया आउट। ऑफ लगा हुआ है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में आ जाती है। यहाँ किस फंक्शन में है देखना पड़ेगा ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके लिए आई है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है आउट को बताने के लिए कि किसके आउट की बात की जा रही है। बाथरूम के आउट की बात हो रही है, कार के आउट की बात हो रही है, रूम के आउट की बात हो रही है, स्टेडियम के आउट की बात हो रही है, क्लासरूम के आउट की बात हो रही है, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, किसके आउट की बात हो रही है। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है लगाई गई है आउट के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए। आउट था एक एडवर्ब, तो एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए लगाई गई है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे, एडवर्ब ही कहेंगे, ठीक है। रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम, विद लग गया प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का मतलब होता है हैविंग, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। टॉवल काउंटेबल नाउन था तो उसके साथ आर्टिकल भी लग गया, विद अ टॉवल। इन द हैंड, इन फिर से एक प्रीपोजिशन लग गया और इस प्रीपोजिशन के बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना विद अ टॉवल, ये किसके लिए लगाई गई होगी, रघु के लिए। अगर इसको रघु के लिए कंसीडर करोगे तो रघु तो एक नाउन है, तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज मानना पड़ेगा, लेकिन ये एक दूसरे तरीके से और इंटरप्रेट की जा सकती है। ये बता रही है मैनर को। ये जो वर्ब है, जो एक्शन हुआ है, किस मैनर में हुआ, मतलब किस ढंग से वो आया, ठीक है। कपड़े पहन रखे थे, नहीं पहन रखे थे, टॉवल हाथ में थी, क्या था, तो एक तरह से उसके आने के मैनर को बता रही है। तो मैं इसको एडवर्ब मैनर भी कंसीडर कर सकता हूँ, और इसको एडवर्ब मैनर इंटरप्रेट करना ज्यादा सही लग रहा है मुझे, ठीक है। इन द हैंड, इन द हैंड फिर से इस टॉवल के बारे में बताने के लिए है, तो इसको मैं फिर से एडजेक्टिव फ्रेज कंसीडर कर लूंगा। इस तरह से जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में आ जाती है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ पर जो आपको बताने वाला है, और शायद गलती भी उसी वजह से है। ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, बॉडी पार्ट्स,
इन पर ध्यान दिया करो कि अगर ये बॉडी पार्ट्स अगर इस सब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट की पोजीशन हो जाते हैं। जब ये सब्जेक्ट की पोजीशन हो जाते हैं तो इनके साथ डेफिनिट आर्टिकल नहीं, इनके साथ ऐसा आर्टिकल नहीं कि जो इनको डेफिनिट कर दे, इनके साथ पॉजेसिव डिटर्मिनर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर रघु के हिसाब से हो जाना चाहिए था हिज। देखो इस बात को जरा मेरे इन सेंटेंस से समझो। मैंने लिखा सी रेज्ड द हैंड। अब देखिए जो हैंड है ना, ये सी की डायरेक्ट पोजीशन है। ट्रांजिटिव वर्ब लगाई आपने, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा, और ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हैंड, ये सी से डायरेक्टली बिलोंग कर रहा है, डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। सी की पोजीशन दिखाओ इसे। तो जब पोजीशन दिखाने जाओगे तो आप यहां पर लगाओगे हर हैंड। लेकिन एक सेंटेंस में ऐसे लिख दो, सी गॉट इंजरी इन हर हैंड। आपको देखिए सुनने में, बोलने में, पढ़ने में ठीक लग रहा होगा सेंटेंस, लेकिन इन हर हैंड जो मैंने यहाँ पर लिखा है तो अभी भी उसकी पोजीशन ही, लेकिन ये एक तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस हो रहा है। ठीक है, वेयर का रिप्लाई हो रहा है। अगर कोई भी बॉडी पार्ट लोकेशन ऑन द बॉडी बताए, मतलब किसी भी चीज की लोकेशन बताए, LOCATION, लोकेशन ऑन द बॉडी बताए, क्योंकि बॉडी पर किसी चीज की लोकेशन बता रहा है वो, ये इंजरी की लोकेशन बताने के लिए तो लिखा है यहाँ पर। तो हैंड को एक सेपरेट ऑर्गन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, हैंड को सिर्फ और सिर्फ लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तरह से एडवर्ब प्लेस हो जाता है। फिर वो एडवर्ब प्लेस किसी पोजीशन वोजीशन नहीं होते, फिर आप उसको डेफिनेट कर सकते हैं, फिर आप उसको स्पेसिफिक कर सकते हैं। तो रूल भी लिखा दिए जाते हैं कि अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज में आ जाए तो रूल नंबर 18 लिखो, अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज में बॉडी पार्ट्स आ जाएं तो उनके जो है दा लगाएं, और अगर वर्ब के बाद लिखे हुए आ जाए तो उनको जो है पॉजेसिव दिखाएं। ये रूल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे दिमाग को लगाओ। कहाँ पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि बॉडी पार्ट को उस सब्जेक्ट की या पर्सन की पोजीशन दिखाना है, जहां पर उसकी पोजीशन दिखाना है आप वहां पर पॉजेसिव डिटरमिनर लगाओ, और जहां पर पोजीशन नहीं दिखाना है तो वहां पर उसको द आर्टिकल लगाओ। ए या एन आर्टिकल भी आ सकते हैं। भैया दो हाथ है ना, तो मैं लिख सकता हूं आई हैव ए हैंड। नहीं है, दूसरा टूट गया, उसमें क्या है। ठीक है, ये हो गया 303। 304 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द बॉय विच मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। बॉय यहां पर नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया, एक नाउन फ्रेज है, आप इसको सब्जेक्ट ही कंसिडर करोगे। विच मनी, अब देखिए सब्जेक्ट अगर है तो इसका प्रेडिकेट भी कहीं ना कहीं होगा। कहाँ है इसका प्रेडिकेट, वाज लॉस्ट का तो इस मनी का प्रेडिकेट है, ये मनी भी नाउन हो रहा है, इसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। अभी फेल्ट सॉरी द बॉय का प्रेडिकेट हो गया। आएंगे अभी, जरा यहां समझ लेते हैं। देखिए द बॉय विच मनी वाज लॉस्ट, ये जो विच लिखा है ना, इस पर जरा थोड़ा सा ध्यान मारो। ये जो विच है ये डिटर्मिनर भी हो जाता है और प्रोनाउन भी हो जाता है। जब ये प्रोनाउन होता है तब भी ये दो तरह के फंक्शन में आ जाता है। पहले तो ये इंटेरोगेट करने के लिए आ जाएगा, ठीक है, इंटेरोगेटिव नेचर का प्रोनाउन हो जाएगा। दूसरा ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन आपको अच्छे से पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाए थे। जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है तो किस तरह से यूज होता है, मैं जैसे पूछ सकता हूं विच इज योर कार, इंटेरोगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया यहां पर प्रोनाउन, लिंकिंग वर्ब लग गई, और ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स ये सब्जेक्ट हो रहा होगा। जब ये डिटर्मिनर होता है ना तब ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। ये सारे डिटर्मिनर का फंक्शन है, इसका भी वही रहेगा। जैसे मैं लिख सकता था यहां पर विच कार हैव यू बॉट। ठीक है, कार हो गया नाउन यहां पर और विच हो गया डिटर्मिनर। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में, पहले में और दूसरे में, इन दोनों सेंटेंस में ही विच जो है इंटेरोगेटिव सेंस में यूज हो रहा है।
चाहे वो डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा हो, चाहे वो प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा हो, दोनों ही सेंटेंस में वो इंटेरोगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंटेरोगेटिव सेंस में है। लेकिन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला फंक्शन है, यहाँ पर वो कोई इंटेरोगेटिव सेंस में नहीं होता। यहाँ पर वो लगाया जाता है रिलेट करने के लिए अपने एंटीसीडेंट को सबऑर्डिनेट क्लोज में। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को, ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को आप समझने की कोशिश करेंगे, तो इंटेरोगेशन तो कोई हो ही नहीं रही है, क्वेश्चन तो कोई पूछा ही नहीं जा रहा है, वरना तो यहाँ पर भी कुछ लगा होता, इंटेरोगेटिव मार्क लगा होता, और मीनिंग से आपको पता लग जाएगा कि इंटेरोगेशन का कोई सेंस नहीं है। तो ये इस वाले सिचुएशन में और इस वाले सिचुएशन में तो विच यूज हो नहीं रहा, मतलब विच यूज हो रहा है एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। ठीक है, ये देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए लिखा है ताकि आप ये तय कर सके कि विच यहाँ पर इंटेरोगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, हालांकि वो प्रोनाउन है यहाँ पर या नाउन है ये भी देखना बाकी है, लेकिन इंटेरोगेशन के लिए यूज नहीं हो रहा हो। तो जब इंटेरोगेशन के लिए यूज नहीं हो रहा तो फिर तो एक ही फंक्शन बचा उसका, रिलेटिव प्रोनाउन वाला। अब देखिए, वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और आगे लिखा हुआ है एक नाउन, और ये जो नाउन है ये इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट हो रहा है। वाज लोस्ट लगाया गया है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया गया है, तो लोस्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो लिखा मिलेगा नहीं। पैसिव स्ट्रक्चर में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता, ऑब्जेक्ट लिखा था जब वो एक्टिव फॉर्म में थी। जब हम उसे पैसिव में लाए तो वो ऑब्जेक्ट तो उसका सब्जेक्ट बन गया। तो लोस्ट को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट उसके पास है, तो विच को क्या बनाओगे भाई, सब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, रिलेटिव प्रोनाउन अगर इसे कंसीडर करोगे तो फंस गए ना आप। अगर विच को आप रिलेटिव प्रोनाउन कंसीडर कर रहे हैं तो पहली बात तो विच द बॉय के लिए आया होगा अपने एंटीसीडेंट के लिए। एंटीसीडेंट के लिए अगर एंटीसीडेंट आपका पर्सन है तो आप विच लगाते ही नहीं है, आप क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। लेकिन अगर आपने हु लगा दिया तो आप हु को क्या कहोगे, रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने एंटीसीडेंट के लिए आ गया और इसका सब्जेक्ट हो रहा है। इसका सब्जेक्ट वो हो ही नहीं सकता, इसके सब्जेक्ट के लिए तो आपने नाउन लिखा हुआ है। मनी वाज लोस्ट ना, मनी तो लोस्ट की गई है, बॉय को थोड़ी ना लोस्ट किया गया है, तो हु भी यहां गलत हो जाएगा। यहां पर आप होम लगाने की कोशिश करोगे वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि होम ऑब्जेक्टिव केस में होता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस वाली वर्ब का, लोस्ट वर्ब का। और लोस्ट वर्ब ट्रांजिटिव तो है लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर में लिखी है तो उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है, तो होम में नहीं लगा पाओगे। एक्चुअली में आपको यहाँ पर ना सब्जेक्ट चाहिए ना ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर होता है हुज, WHOSE। ठीक है, ये जो हु होता है ये सब्जेक्ट के फंक्शन में होता है, हुम ऑब्जेक्ट के फंक्शन में होता है, और हुज होता है डिटर्मिनर, पॉजेसिव डिटर्मिनर के फंक्शन में। तीनों ही रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिए इसको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, विच की जगह क्या लिखना चाहिए था, हुज लिखना चाहिए था, हुज मनी। अब ये मनी नाउन हो गया, हुज लग गया इसके लिए डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर तो है लेकिन है अभी भी रिलेटिव प्रोनाउन ही, तो हुज मनी पूरा का पूरा मिलकर जो नाउन फ्रेज बना ये हो गया सब्जेक्ट। किसके लिए, वाज लोस्ट के लिए। अगर आप हुज मनी लिख रहे हैं, अगर आप हुज मनी लिख रहे हैं यहां पर, हुज मनी का अगर आप रिप्लाई करने की कोशिश करें तो हुज मनी का मतलब क्या है, द बॉयज मनी। हुज मनी, आपने मनी को नाउन बना दिया और हुज को बना दिया डिटर्मिनर इस नाउन के लिए, तो हुज मनी का अगर आप रिप्लाई देने की कोशिश करें, पूछे, तो आप हुज मनी के रिप्लाई में क्या लिखेंगे, द बॉयज मनी। तो ये जो बॉय है, द बॉय है, ये पॉजेसिव फंक्शन में ही तो है। ठीक है, पॉजेसिव रोल में आ गया, इसीलिए ये जो डिटर्मिनर होता है आपका, ये पॉजेसिव डिटर्मिनर ही होता है। ठीक है, पोजीशन दिखाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन ये अभी भी है, अभी भी ये अपने एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा है। तो यहां पर ये गलती थी 304 का दूसरा। फिर आगे की स्ट्रक्चर आपको पता ही है, वाज लोस्ट प्रेडिकेट हो गया, हुज मनी सब्जेक्ट का, पूरा का पूरा इसको सब्जेक्ट कंसीडर करोगे आप अब। ठीक है, पूरी की पूरी एक ही फ्रेज हो रही है वो, वाज लोस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गई पैसिव स्ट्रक्चर, और फेल्ट सॉरी ये हो गया मेन वर्ब, और चूंकि लिंकिंग नेचर की वर्ब है तो इसके बाद एडजेक्टिव आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये फेल्ट सॉरी प्रेडिकेट हो गया द बॉय के लिए, द बॉय फेल्ट सॉरी, लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव।
304 हो गया, 305 पर चल लेते हैं। कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज दीज डेज, डू दे। ठीक है, गर्ल्स यहाँ पर नाउन हो गया, कॉलेज हो गया एडजेक्टिव, उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, ये हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। सेल्डम लग गई एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, वियर हो गया मेन वर्ब। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाई जाती है मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। जब कोई एक्शन बार बार हो, जब कोई वर्ब बार बार एग्जिस्टेंस में आए, तो उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंट नेचर की वर्ब है, फ्रीक्वेंट नेचर का एक्शन है, और उसके इसी फ्रीक्वेंट नेचर को दिखाने के लिए हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। जैसे कि हमने यहां पर लगाई है सेल्डम, और इस सेल्डम का मतलब है ऑलमोस्ट नेवर। एक्चुअली में सेल्डम का ये जो मीनिंग मैंने लिखा है ऑलमोस्ट नेवर, डिक्शनरी पे ऐसे ही लिखा हुआ आ जाता है, ये इसका एक्यूरेट मीनिंग थोड़ी है, ये इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ी है, ये इसका सिमिलर मीनिंग है। मतलब इसके सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम सेल्डम लगाते हैं। अब आप एक बात सोचिए जरा, हमारे पास कितनी सारी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है? ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, जनरली, ओकेजनली, नॉट ऑफन, ठीक है, हार्डली, ये सारी की सारी हमारे पास एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, और भी बहुत सारी हैं। हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाकर ये तो बता ही रहे हैं कि वर्ब का नेचर फ्रीक्वेंट है, लेकिन अब ये भी बता रहे हैं कि कितने फ्रीक्वेंट वो एक्शन हुआ है। ऑलवेज लगा रहे हैं और ऑफन लगा रहे हैं। ऑलवेज और ऑफन के बीच के डिफरेंस को समझिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑफन का मतलब भी ऑलमोस्ट ऑलवेज ही होता है। अगर हम किसी वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को ऑलवेज से बता रहे हैं और किसी दूसरी वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को ऑफन से बता रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। भाई है तो दोनों ही एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, हम ये तो बता रहे हैं कि वर्ब का नेचर फ्रीक्वेंट है, लेकिन ये दोनों इंफॉर्मेशन, ये दोनों वर्ड ये इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि एक्शन कितना फ्रीक्वेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 30 दिनों के सैंपल पीरियड को, 30 दिन के सैंपल पीरियड को कंसीडर कीजिए। कोई एक्शन अगर 30 दिन हुआ है तो भी आप ये कह दोगे फ्रीक्वेंट एक्शन है। कोई एक्शन अगर एक महीने में 25 दिन हुआ है तो भी आप ये कहोगे कि फ्रीक्वेंट नेचर का एक्शन है, फ्रीक्वेंटली एक्शन हुआ है। अगर कोई एक्शन एक महीने में 15 दिन हुआ है तब भी आप ये कह दोगे कि फ्रीक्वेंट एक्शन है, फ्रीक्वेंट नेचर का एक्शन है, बार बार हुआ है। कोई एक्शन अगर महीने में 5 दिन हुआ है तो भी आप ये कह दोगे कि ये भी फ्रीक्वेंट एक्शन है, फ्रीक्वेंट नेचर का एक्शन है, फ्रीक्वेंट नेचर की वर्ब है। तो एक्शन सारे के सारे फ्रीक्वेंट है, लेकिन कितना फ्रीक्वेंट है ये बताने के लिए हमारे पास अलग अलग एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है। मैं चार्ट, ये जब बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं चार्ट उन्हें समझा देता हूं। मान लेते हैं कि 30 दिन का जो है सैंपल पीरियड है आपके पास, 30 दिन का सैंपल पीरियड है आपके पास। कोई एक्शन अगर 30 दिन में 30 के 30 दिन हुआ तो आप ऑलवेज को यूज करेंगे, ऑलवेज लगाएंगे उस वर्ब से पहले। अगर वो 90% हुआ है, अगर वो एक्शन एग्जिस्टेंस में 90% दिनों में आया है, तो 30 का 90% मतलब 27 दिन। अगर कोई एक्शन एक महीने में 27 दिन हुआ है तब आपको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगानी चाहिए यूजुअली। अगर वो 24 दिन हुआ है तब एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यूज करनी चाहिए जनरली। अगर वो 21 दिन हुआ है तो आपको ऑफन या फ्रीक्वेंटली यूज करनी चाहिए। समटाइम्स, यानी कि अगर वो 15 दिन हुआ है तो आपको समटाइम्स लगानी चाहिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। अगर वो 9 दिन हुआ है तो आपको ओकेजनली लगानी चाहिए। अगर वो 3 दिन हुआ है तो आपको सेल्डम लगानी चाहिए। अगर वो 1 या 2 दिन हुआ है तो आपको हार्डली एवर या रेयरली लगानी चाहिए। अगर वो एक भी दिन नहीं हुआ है तो आपको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगानी चाहिए नेवर। ये इनके एक्यूरेट मीनिंग है, जिस मीनिंग में, जिस फंक्शन में इनको यूज किया जाता है। वापस आते हैं अपने सेंटेंस पर। तो ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाई गई है। ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, और इसको लगाया जाता है मेन वर्ब से पहले। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वियर एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेगी, उसने ले लिया साड़ीज। दीज डेज, दीज डेज क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। डेज नाउन हो गया, दीज हो गया डिटर्मिनर। दीज डेज, दोज डेज, दिस डे, दैट डे, दिस नाइट, दैट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट संडे, नेक्स्ट मंडे। ये दिस, दैट, नेक्स्ट और लास्ट टाइम की किसी भी यूनिट के साथ लिख दिए जाते हैं और ये बन जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने? दिस, दैट,
दीज, दोज, नेक्स्ट, लास्ट, प्लस कोई डे हो सकता है, ठीक है, कोई मंथ का नेम हो सकता है, लास्ट जनवरी, ईयर हो सकता है लास्ट ईयर, ठीक है, ईटीसी, वीक हो सकता है, सीजन का नाम हो सकता है लास्ट विंटर, लास्ट समर, ठीक है, सीजन का नाम हो सकता है, वेदर का नाम हो सकता है कोई। कहने का मतलब है कि ये जो डिटर्मिनर है इनके साथ लगा दिया जाता है टाइम की यूनिट के साथ, और ये बन जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इतना सेंटेंस यहाँ पर हो गया। आगे देख लेते हैं, आगे लगी हुई है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक्चुअली में ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन लगी हुई है ये एक तरह का क्वेश्चन होता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन लगी हुई है ये एक तरह का क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है दी गई इस इंफॉर्मेशन पर सुनने वाले की प्रतिक्रिया जानने के लिए। पहले आपने एक इंफॉर्मेशन दी, फिर आपको जो आपका लिसनर है जिसको आपने ये इंफॉर्मेशन दी उसका रिस्पॉन्स जानने के लिए कि वो इस चीज से एग्री है या नहीं है, या उसकी क्या ओपिनियन है, ये जानने के लिए फिर ये क्वेश्चन लगाया जाता है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए कॉमा लगाकर इसको ऐड कर दिया जाता है। लेकिन इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को लिखने का एक तरीका है। पहली बात तो ये, चूंकि एक क्वेश्चन है तो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे आप और बस सब्जेक्ट लगा देंगे। मेन वर्ब लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मेन वर्ब के मीनिंग को यहीं से कन्वे कर लेता है। एक शॉर्ट फॉर्म है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हेल्पिंग वर्ब भी वो वाली लगाएंगे आप जो टेंस यहां पर इस्तेमाल हुआ है। अगर यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती हो। और यहां पर जो सब्जेक्ट लगाएंगे वो लगाएंगे आप प्रोनाउन, और वो प्रोनाउन लगाएंगे आप इस सब्जेक्ट के हिसाब से। चूंकि गर्ल्स थी तो आपने दे लगा दिया, अगर गर्ल होती तो आप लगाते शी, और जब शी लगाते तो सी के साथ डू नहीं फिर डज आ जाता। अगर यहां पर वियर नाउ के वोर हो जाता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप क्या लिखते हैं, यहां पर डिड लिखते, डिड दे। टेंस सेम रखा जाता है, और ऑब्वियसली टेंस को सेम रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आपने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट में दी और उस इंफॉर्मेशन पर रेस्पॉन्स जान रहे हैं तो पास्ट में जान रहे हैं या फ्यूचर में जान रहे हैं, तो टेंस सेम रखना पड़ेगा। और चूंकि ये रेस्पॉन्स जाना जा रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर उस नाउन को दोबारा इस्तेमाल मत कर देना, प्रोनाउन लिखना उसकी जगह पर। ये हो गया, नो एरर है, इसमें भी कोई गलती मुझे नहीं दिख रही। आगे चल लेते हैं। 306 द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर ए 3-day विजिट। ओके, देखिए सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है, आसानी है। खोल दूंगा चीजों को तो एकदम आसान लगने लगती है, जब तक नहीं खुलती तो नहीं खुलती। अब देखिए, ये जो किंग है और जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन को अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये जुआन कार्लोस एक प्रॉपर नाउन है, और ये जो किंग है ये एक कॉमन नाउन है ना। किसी भी रीजन के रूलर को किंग कह दिया जाता है, मेल रूलर को किंग कह दिया जाता है। अच्छा, एक इंटरप्रिटेशन तो आपकी ये हो गई कि आप इसको कॉमन नाउन कंसीडर करें और इसको प्रॉपर नाउन कंसीडर करें। पहली इंटरप्रिटेशन आपकी ये हो गई। दूसरी इंटरप्रिटेशन हो गई कि आप किंग जुआन कार्लोस पूरे को ही, ये जो लिखा हुआ है ऊपर लिख देता हूं, ये पूरे को किंग जुआन कार्लोस पूरे को ही प्रॉपर नाउन कंसीडर कर लें, और इस किंग को जुआन कार्लोस का टाइटल वगैरह कुछ कंसीडर कर लें। यानी कि किंग जुआन कार्लोस एक ही यूनिट है जो कि एक प्रॉपर नाउन है। भाई कर देते हैं ना, जैसे हम लिख देते हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा कोई उनका नाम थोड़ी था, हमने उनको टाइटल दे दिया था, लेकिन अब तो वो उनका नाम ही हो गया। गांधी नाउन हो गया और महात्मा उनके लिए टाइटल हो गया। महात्मा गांधी को पूरे को ही हम एक ही यूनिट कंसीडर करते हैं, प्रॉपर नाउन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से किंग को जुआन कार्लोस का टाइटल मान लिया जाए और उसके नाम का हिस्सा मान लिया जाए, और पूरे किंग जुआन कार्लोस पूरे 3 शब्दों की इस यूनिट को प्रॉपर नाउन कंसीडर कर लिया जाए। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो गई, और पहली तो थी कि जुआन कार्लोस प्रॉपर नाउन है और किंग है कॉमन नाउन। अभी देखिए, दूसरी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आपको ये दिखेगी कि अगर प्रॉपर नाउन है किंग जुआन कार्लोस, तो इस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल क्या कर रहा है। आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगाए जाते हैं, आवश्यकता ही नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूं अभिषेक चौहान
तो मैं ए अभिषेक चौहान या एन अभिषेक चौहान या दा अभिषेक चौहान लिखने की आवश्यकता थोड़ी है, तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है। हाँ, एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर मैं अभिषेक चौहान से पहले ए एन या दा लगा सकता हूं। जरा फंडामेंटल्स पर चलते हैं, आर्टिकल क्यों और किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जरा इस बात पर चल लेते हैं। वहां कंसीडर कर लीजिए कि आप किसी टाउन या रीजन में गए, ये वो टाउन है। अब इस टाउन में चार अभिषेक चौहान है, ये भी 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 अभिषेक चौहान है। ये डॉक्टर है, ये पुलिसमैन है, इसकी कोई शॉप है, ये कोई बिजनेसमैन है, और ये टीचर है। अब ये सब ऐसी हैं, लेकिन ये जो अभिषेक चौहान, ये जो पुलिस वाला है, जो पुलिसमैन है, ये बहुत फेमस है। अब आप इस टाउन में गए तो आप में से आप अगर इस टाउन में जाएंगे और पूछेंगे कि हमें इस पर्सन से मिलना है, तो अगर आप अभिषेक चौहान रिफर करेंगे तो अभिषेक चौहान तो नाम के तो 4 हैं, लेकिन अगर आप फेमस वाले को रिफर करना चाहते हैं, जिसने कुछ बहुत बढ़िया, कुछ तगड़ा किया हो, बहुत ज्यादा फेमस हो गया हो, तो आप इससे पहले दा लगा सकते हैं। किसी स्पेसिफिक अभिषेक चौहान को रिफर करने के लिए आप उससे पहले आर्टिकल लगा सकते हैं दा। एक तो आप इससे एक तो ये पता चलेगा कि आप एक स्पेसिफिक अभिषेक चौहान को रिफर कर रहे हैं, दूसरा ये पता चलेगा कि ये फेमस है। ठीक है, फेमस है कि इसने कुछ ऐसा बहुत बहुत अच्छा कुछ कर दिया हो जिसकी वजह से लोग इसको जानते हो। इस सिचुएशन में आप जो है नेम से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले दा लगा सकते हैं। जब बहुत सारे अभिषेक चौहान हो और आपको किसी एक स्पेसिफिक को रिफर करना हो, ए या एन भी लगा सकते थे इनके लिए। अब ये सिचुएशन तो है नहीं आपके सेंटेंस में, ये सिचुएशन तो है नहीं कि स्पेन में बहुत सारे किंग जॉन कार्लोस थे, उनमें से कोई एक फेमस था और उस फेमस को रिफर करने के लिए हमने द आर्टिकल लगाया है। ऐसी सिचुएशन आपके सेंटेंस में नहीं है, तो एक्चुअली में ये इंटरप्रिटेशन गलत है आपका। अगर आप इसको पूरे को प्रॉपर नाउन कंसीडर करोगे तो द आर्टिकल को क्यों लिखा गया है ये जस्टिफाई ही नहीं कर पाओगे, और द आर्टिकल को हटा भी दे तो भी सही नहीं होगा सेंटेंस। अब कहने की बात यह है कि हमारी जो दूसरी, पहली वाली जो इंटरप्रिटेशन थी कि हम इसको कॉमन नाउन कंसीडर करें, हम इसको किंग को कॉमन नाउन कंसीडर करें और जुआन कार्लोस को प्रॉपर नाउन कंसीडर करें, ये वाली इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही है, यही ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको इस तरह से यूज कर लिया तो हम देखेंगे कि ये जो फ्रेज लगाई गई है ऑफ स्पेन, ये जॉन कार्लोस के लिए नहीं, ये लगाई गई है किंग के लिए, और किंग कॉमन नाउन था, उसके लिए ऑफ स्पेन प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है, इसीलिए उसको डेफिनेट भी कर दिया गया, स्पेसिफिक भी कर दिया गया। तो इसको लिखने का ये सही तरीका नहीं है। आपने जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई है वो उसके लिए लगाई है, तो आप इसको जुआन कार्लोस प्रॉपर नाउन को पहले लिखें, फिर द किंग ऑफ स्पेन को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह लिख सकते हैं, द किंग ऑफ स्पेन। ये होता है इसको लिखने का तरीका। ये हो गया प्रॉपर नाउन, और ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह लगा दी गई है। कोमा लगाना ना भूलें, कोमा जरूर लगेगा, कोमा नहीं लगाओगे फिर से स्ट्रक्चर सिंटैक्स खराब हो जाएगा। ठीक है, द किंग ऑफ स्पेन, ऑफ प्रीपोजिशन लगा दी, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया जो कि किंग के लिए आया था, इसलिए उसको डेफिनेट कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। तो यहां पर ये गलती थी। आगे पूरा सेंटेंस ठीक है, देख लेते हैं आगे भी। अराइव्ड हो गई यहां पर मेन वर्ब, ठीक है, एक्शन नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, ले भी नहीं रही। इन हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट यानी कि लंदन। टुडे लगा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए बच्चे मुझसे कई बार क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर टुडे लगा है तो टुडे तो आज के दिन की बात हो रही है, जब आप कहते हो यस्टरडे लगा हुआ है तो यस्टरडे को देखते ही आप पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हो सेंटेंस के टेंस को, लेकिन यहां पर तो आपने टुडे के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया। बच्चा टुडे रिफर करता है 24 घंटे के दिन को, 24 घंटे की ड्यूरेशन को। मान लो कोई व्यक्ति सुबह 8 बजे पहुंचा, ये 8 AM लिख देता हूं मैं यहां पर, 8 AM पर वो जो जॉन कार्लोस है वो आया, अराइव किया,
और आप ये सेंटेंस किसी को बता रहे हो 2 बजे, शाम दोपहर के 2 बजे या शाम के 6 बजे बता रहे हो 6 PM पर, तो ये टाइम तो आपके लिए पास्ट का टाइम हो गया ना। तो टुडे में पास्ट का टाइम भी आ सकता है, फ्यूचर का भी आ सकता है, प्रेजेंट का भी आ सकता है ना, तीनों यूनिट आ सकती है। एक्चुअली में वो जो दिन है वो 24 घंटे की एक ड्यूरेशन को रिफर कर सकता है, और 24 घंटे के ड्यूरेशन में पास्ट का भी फ्यूचर का भी सारे तीनों टाइम आ गए। टाइम की डेफिनेशन के साथ अगर आप स्ट्रिक्ट रहे तो प्रेजेंट का पॉइंट सिर्फ वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आपने सेंटेंस को रिपोर्ट किया, बताया किसी को। और टुडे का मतलब हो गया रात के 12 बजे से शुरू होकर अगली रात के 12 बजे तक, यही तो रहेगा। मान लो सुबह वो 8 बजे आया और आप बता रहे हो शाम को 6 बजे, तो ये तो आपके पास्ट का टाइम हो गया। और आप अगर 6 बजे बता रहे हो और उसे आना है 8 बजे शाम के 8 PM पर, और 6 PM पर आप बता रहे हो, तब ये 8 PM फ्यूचर का टाइम हो गया। तो उस टाइम पर फिर विल अराइव लगा देना थे आपको। तो इस कंफ्यूजन में ना जाए कि टुडे लगाए तो फिर पास्ट में कैसे चला गया। 4 है 3 डे विजिट, 4 लगाया गया पर्पस दिखाने के लिए, क्या पर्पस था उसका, और प्रीपोजिशन के बाद लग गया उसका ऑब्जेक्ट। विजिट हो गया यहाँ पर नाउन, और 3 डे हो गया उसके लिए डिटर्मिनर, ये लग गया आर्टिकल। 4 है 3 डे विजिट। अब देखो बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर 3 है तो डे नहीं डेज हो जाना चाहिए था। बच्चा डिटर्मिनर को या एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं कहता, प्लूरल क्या आता है नाउन को। ये तो डिटर्मिनर के फंक्शन में है, कैसे प्लूरल कर दोगे इसको। ये हो गया आपका 306। 307 पर चल लेते हैं। माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी फॉर टी दिस संडे। ठीक है, काफी लंबा हो जाएगा ये लेक्चर, छोड़ना मत, मिस मत करना, क्योंकि ये सारे 10, 12, 295 से लेकर 311 तक के 16 सेंटेंस एक ही एग्जाम में आए थे। तो एग्जाम वाइज करा देते हैं, आपको ढूंढने में भी आसान रहेगा। आपका कोई सा भी एडिशन हो आप एकदम ढूंढ लोगे, एक दो पेजेस आगे पीछे पलटोगे और ये सेंटेंस मिल जाएंगे, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है 29/9/2013 SSC CGL Tier 2। एक ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए सेंटेंस है, ये सारे एक साथ करा देते हैं। फ्रेंड हो गया नाउन, माई हो गया डिटर्मिनर, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट के फंक्शन में है, हैज लग गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, इन्वाइटेड हो गई यहाँ पर मेन वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है जो कि हैज के साथ एकदम सही है। ट्रांजिटिव वर्ब लगी हुई है, ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, आगे 4 प्रीपोजिशन लगाया गया उस ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए। अब एक्चुअली में इस प्रीपोजिशन इन्वाइटेड के साथ 4 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, दोनों ही सही होता है। देख लेते हैं किस सिचुएशन में कौन सा वाला सही होता है। जैसे मैंने लिखा सी इन्वाइटेड मी फॉर लंच, 2 लंच लिख देता हूं। चलो, एक सेंटेंस मैंने लिखा शी इन्वाइटेड मी फॉर लंच। मेरे हिसाब से दोनों ही प्रीपोजिशन ठीक है, मेरे या ग्रामेरियंस के हिसाब से दोनों ही प्रीपोजिशन ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। 2 प्रीपोजिशन हम कब लगाते हैं? 2 प्रीपोजिशन मुख्यतः हम लगाते हैं डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए, डेस्टिनेशन को या लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए। अब कहने का मतलब आपसे मेरा यह है कि अगर कोई एक्टिविटी या कोई इवेंट का नाम लिखकर इनडायरेक्ट वे में हम किसी लोकेशन को रिफर कर रहे हैं, तो उस लोकेशन को रिफर करने के लिए हम 2 प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। भाई सी ने मुझे इनवाइट किया, मेरी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी? अपने घर से नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के, जहां पर भी उसने इनवाइट, जहां पर भी लंच होना है, जो भी लंच की लोकेशन है उसके घर पे या कहीं रेस्टोरेंट पे, मैं उस लोकेशन पे पहुंचूंगा। तो अगर किसी इवेंट को लिखकर या किसी एक्टिविटी को लिखकर इनडायरेक्ट वे में एक लोकेशन को रिफर किया जा रहा है, तो हमें 2 प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना चाहिए। यहां पर लंच लिखा हुआ है, वेडिंग भी लिखी हो सकती थी, वेडिंग कोई सेरेमनी लिखी हो सकती थी, पार्टी लिखी हो सकती थी, कोई रेस्टोरेंट भी लिखा हो सकता था, उसने एक इवेंट का नाम लिख दिया। अरे ये इवेंट चाहे लंच हो या टी हो या कुछ भी हो, ये एक इवेंट का, एक एक्टिविटी का नाम लिखा है, ये कहीं पर तो ऑर्गेनाइज होगी। तो जहां पर भी वो ऑर्गेनाइज होगी उस लोकेशन को अगर हम रिफर कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, तो 2 प्रीपोजिशन ठीक है। 4 प्रीपोजिशन भी ठीक है, क्योंकि 4 प्रीपोजिशन लगाया जाता है किसी पर्पस को रिफर करने के लिए। उसने जो इनवाइट किया है उसके इनवाइट करने का पर्पस अगर हम बता रहे हैं किसी भी एक्टिविटी को लिखकर, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिखकर, तो हम 4 प्रीपोजिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम पर्पस को रिफर कर रहे हैं।
और पर्पस को रिफर आप लंच से भी कर सकते थे, टी से भी कर सकते थे, वाइन से भी कर सकते थे। भाई उस इवेंट में उस एक्टिव जो भी ये इवेंट होना है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट का नाम लिख कर आप पर्पस को रिफर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोनों ही प्रीपोजिशन ठीक है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता किरण पब्लिकेशन वालों ने क्या भिड़ाया है, क्या किया है। तो इनवाइटेड मी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, फोर लग गया प्रीपोजिशन पर्पस बताने के लिए, उसके बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। दिस संडे फिर से एडवर्ब ऑफ टाइम लग गया। ठीक है, संडे नाउन हो गया, एक डे का नाम हो गया, उससे पहले डिटरमिनर लगाया जाता है। दिखने में इसकी स्ट्रक्चर नाउन फ्रेज की है, लेकिन सेंटेंस में इसका जो फंक्शन है वो टाइम को बताना है। इनवाइट के टाइम को बताया जा रहा है, तो इनवाइट के टाइम को बताया जा रहा है, तो एडवर्ब टाइम हो गया। 307 हो गया। अच्छा देखो, एक चीज और बताता हूं आपको काम की। ये जो एडवर्ब टाइम लगाया गया है, इससे बिल्कुल ये बात क्लियर नहीं हो रही कि ये इनवाइट का टाइम बता रहा है, इस वर्ब का टाइम बता रहा है, या ये जो ऑर्गेनाइज इवेंट होना था जिसमें इनवाइट किया गया है इसका टाइम बता रहा है। तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। सेंटेंस में अगर कोई चीज क्वेश्चन मार्क के साथ है तो उसको रखो जब तक समझ में ना आए। कहने का मतलब है कि दिस संडे इनवाइट के टाइम को बता रहा है या टी के टाइम को बता रहा है। एडवर्ब टाइम तो है, एडवर्ब टाइम है, तो ये इनवाइट के टाइम को बता रहा है या टी के टाइम को बता रहा है। अगर टी के बारे में बताने के लिए आया है, टी के टाइम को बताने के लिए आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा मीनिंग अलग होगा, है ना। इनवाइट तो अभी किया प्रेजेंट के पॉइंट पर, लेकिन टी के लिए मुझे संडे को जाना है। समझ रहे बात को। तो ये इसमें हमेशा रहता है। 307 हो गया, 308 पर चल लेते हैं। He discussed the murder case with his juniors। ठीक है, ही यहाँ पर प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। डिस्कस यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। एक्शन नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, उसमें भी ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। द मर्डर केस नाउन हो गया, मर्डर एडजेक्टिव हो गया, उसके लिए कौन से केस की बात हो रही है, ये आर्टिकल हो गया। विद हिज जूनियर्स, सही है, विद ही आ जाता है इसके साथ, प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट आ गया। डिस्कस समथिंग विद समवन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यूज होती है डिस्कस वर्ब के साथ। डिस्कस का मतलब है टू टॉक अबाउट समथिंग विद योर फ्रेंड, पर्सन, विद एनीवन। इसमें भी नो एरर है। ही डिस्कस द मर्डर केस विद हिज जूनियर्स। आगे चल लेते हैं। मैनी पीपल डाई विद कोलेरा एवरी ईयर। ठीक है, पीपल हो गया यहाँ पर नाउन, मैनी हो गया यहाँ पर डिटरमिनर, एक नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट के फंक्शन में है। डाई हो गई यहाँ पर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है। एडवर्ब टाइम लगाया जा रहा है एक तरह से, एवरी ईयर। ठीक है, तो ये हो गया जो है परमानेंट नेचर का एक्शन। एवरी ईयर का मतलब परमानेंट ही हो गया, परमानेंट इफेक्ट के साथ है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज किया गया है। तो टेंस जो है हमारे एडवर्ब टाइप के हिसाब से ठीक है। विद प्रीपोजिशन लगाया गया है और विद प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट लिखा गया है। अब सवाल आपका ये होना चाहिए कि डाई के साथ प्रीपोजिशन कौन सा वाला आना चाहिए। ये तो गलत है, अभी मैं बता दूंगा क्यों गलत है। कोलरा एक डिजीज का नाम लिखा हुआ है। अच्छे, बात कर लेते हैं डाई वर्ब पर। डाई वर्ब खुद तो इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेती नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन इसके बाद आ जाते हैं। और जो प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं वो ये ध्यान में रखते हुए लगाए जाते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है डाई से। तो जब अलग अलग नेचर का ऑब्जेक्ट होगा तो अलग अलग नेचर की प्रीपोजिशन हो जाएगी। जब अलग अलग नेचर की प्रीपोजिशन से अलग अलग ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो मीनिंग भी अलग अलग तरह के कन्वे होंगे, अलग अलग तरह का सेंस हम कन्वे कर सकते हैं अलग अलग प्रीपोजिशन जोड़ के अलग अलग ऑब्जेक्ट से। तो चलिए बात कर लेते हैं डाई इंट्रांजिटिव वर्ब पर, किस सिचुएशन में किस ऑब्जेक्ट को किस नेचर के प्रीपोजिशन से किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए जोड़ा जा सकता है। डाई, चलो मैं सेंटेंस लिख के बताते चलता हूं आपको। जैसे मैं लिख सकता हूं शी डाइड ऑफ कॉलेरा, कैंसर लिख सकता हूं। कोई भी डिजीज का नाम लिखा हो, डिजीज छोड़ो यार, कोई भी इंटरनल कोज लिखा हो ना। अगर आपकी डेथ का जो रीजन है
अगर आपकी डेथ का जो रीजन है वो कोई इंटरनल कॉज है, इंटरनल कॉज मतलब वो जो आपके अंदर स्टार्ट हुआ हो, इंटरनल कॉज समथिंग, इंटरनल कॉज वो जो आपके अंदर स्टार्ट हुआ हो, विच स्टार्ट इनसाइड, ठीक है, विच स्टार्ट इनसाइड यू, जो आपके अंदर ही स्टार्ट हुआ, कैंसर जैसा आपके अंदर ही स्टार्ट होगा, कोई भी बीमारी होगी वो आपके अंदर ही स्टार्ट होगी, तो उसको रिफर करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जरा ऐसे याद करा देते हैं, डिजीज के साथ जो है, डिजीज के साथ जब हम डिजीज को रिफर कर रहे हैं डाई के साथ, या हमारा डेथ ऑफ रीजन जो है डिजीज है, तो हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाएं। लेकिन जरा ये वाला सेंटेंस देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि रूल रेगुलेशन रट के काम चलता नहीं है। सी डाइड ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब है लैक ऑफ फूड, या चलो हंगर लिख दो यहां पर। ये क्या है, ये भी तो इंटरनल कोज ही है। तो जब भी आप किसी इंटरनल कोज को जोड़ेंगे, आपका डेथ ऑफ रीजन या रीजन ऑफ डेथ, अगर आपका रीजन ऑफ डेथ इंटरनल कोज है तो आप ऑफ प्रीपोजिशन जोड़कर लिखते हैं, ठीक है। स्टारवेशन, हंगर हो गया, कोलरा, कैंसर, डिजीज जो होती है वो भी इंटरनल कोज ही होते हैं। इस सिचुएशन में आप ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। अगर आप सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं, सी डाइड फ्रॉम, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं आप जब रीजन ऑफ डेथ जो है कोई एक्सटर्नल कोज हो, एक्सटर्नल कोज। अब देखिए ये ऐसा क्यों है, समझ लेते हैं बात को। जैसे मैंने लिखा अर्थक्वेक, एक एक्सटर्नल कोज है, या मैंने लिखा इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब बिजली का झटका, ठीक है। या मैंने लिखा एक्सीडेंट, ये भी एक्सटर्नल कोज है। या मैंने लिख दिया ओवरवर्क, काम ही उसको इतना दे दिया करने के लिए कि वो उस काम की वजह से निपट गया। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सटर्नल कोज है। अब ये जो एक्सटर्नल कोज है, इनमें इन सब में एक इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट ट्रांसफर हुआ होगा इन इवेंट से निकल कर शी की तरफ को, और इस इफेक्ट की वजह से तो डेथ हुई होगी। तो उस इफेक्ट का ओरिजिन पॉइंट क्या है, सोर्स पॉइंट क्या है, ये इवेंट जो भी ये घटनाएं हुई। और उस ओरिजिन पॉइंट को, सोर्स पॉइंट को दिखाने के लिए ही हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। भाई ऑफ प्रीपोजिशन पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ऑफ प्रीपोजिशन कह रहा हूँ, फ्रॉम प्रीपोजिशन में पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि फ्रॉम प्रीपोजिशन ओरिजिन पॉइंट को या सोर्स पॉइंट को बताने के लिए लगाया जाता है। अब वो ओरिजिन पॉइंट, वो सोर्स पॉइंट किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह का सेंस है। जब हम किसी एक्सटर्नल कोज को डेथ का रीजन बनाकर लिखते हैं तो उसके इफेक्ट की वजह से उसकी डेथ होती है, और उस इफेक्ट का ओरिजिन पॉइंट, सोर्स पॉइंट ये इवेंट ही होते हैं। तो इसलिए हम फ्रॉम प्रीपोजिशन इनके साथ लगा सकते हैं, मीनिंगफुल है अगर हम किसी एक्सटर्नल कोज को लिख रहे हैं या किसी इफेक्ट को लिख रहे हैं। आगे चल लेते हैं। क्या लिखा मैंने, विद लगा दिया मैंने, डाइड के साथ मैंने क्या लगा दिया, विद प्रीपोजिशन लगा दिया। आपको अच्छे से पता है विद प्रीपोजिशन का मतलब होता है हैविंग। तो अगर कहीं भी हम इस तरह के हैविंग के मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम विद प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। भाई जब वो मरी तो उसके चेहरे पे स्माइल थी, इस स्टेट में वो थी। तो विद हैविंग के मीनिंग को अगर हम कन्वे करना चाह रहे हैं तो विद प्रीपोजिशन भी डाइड के साथ सही हो जाएगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन हर फेस आगे फर्दर लग गया स्माइल के बारे में बताने के लिए एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सी डाइड विद डिग्निटी, वही हैविंग के मीनिंग को कन्वे कर रहा हूं। या एक सेंटेंस चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, अब देखो आप तुम घूम जाओगे, सी डाइड विद ब्रेस्ट कैंसर, ये लिख दिया मैंने। अब आप कहोगे कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो डिजीजेज होती है ये तो एक इंटरनल कोज होती है, तो इनके साथ तो विद नहीं आना चाहिए था, ऑफ आना चाहिए था। बात आपकी सही है, लेकिन वो तब जब उसकी डेथ का रीजन वो डिजीज हो सकता है। अगर मैं
इस डिजीज के साथ विद प्रीपोजिशन लिख रहा हूं और विद प्रीपोजिशन को कह रहा हूं कि वो लिखा जा सकता है, तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, एक कंटेक्स्ट ये भी हो सकता है कि हो सकता है उसकी डेथ का रीजन ब्रेस्ट कैंसर ना हो, लेकिन जब उसकी डेथ हुई तब उससे ब्रेस्ट कैंसर था। देखिए ये सेंटेंस मैंने कहाँ से इसको इंटरप्रेट किया। मैं न्यूज़पेपर वगैरह या कुछ पढ़ रहा था मैं इस पे गूगल पे, तो उस पे लिखा हुआ था मैनी पीपल्स डाइड विद कोविड, मैनी पीपल डाइड विद कोविड। अब कोविड तो एक तरह का वायरस ही था, या इसको एक डिजीज कंसीडर कर लो, कुछ भी कंसीडर कर लो। तो अब यहाँ पर अगर विद लगा रहे हैं हम प्रीपोजिशन के बाद, इसका ऑब्जेक्ट कोविड बनाकर लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो मरे उनकी डेथ का एक्चुअल रीजन कोविड ना हो, लेकिन जब वो मरे उन्हें कोविड था। तो यहाँ पर हैविंग के मीनिंग को कन्वे करने के लिए ये सेंटेंस लिखा हुआ था। बस इसी सेंटेंस में मैंने थोड़ा सा फेरबदल करके ब्रेस्ट कैंसर लिख दिया, सी डाइड विद ब्रेस्ट कैंसर। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है, अगर इस सेंटेंस को मैं सही कह रहा हूं, तो हो सकता है इस सेंटेंस के हिसाब से कि उसकी डेथ का एक्चुअल रीजन ब्रेस्ट कैंसर ना हो, लेकिन जब वो मरी उसे ब्रेस्ट कैंसर था। हैविंग के मीनिंग को कन्वे करने के लिए विद का एक और मीनिंग निकल के आ जाता है अकम्पनिंग। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डाइड विद हर लवर। ठीक है, विद का मतलब क्या हो जाएगा, अकम्पनिंग, किसी की कंपनी में होते हुए, या बीइंग विद समवन, बीइंग विद समवन, जब वो मरी अपने लवर के साथ थी। जिस तरह से विद को यूज कर सकते हैं उस तरह से विदाउट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सी डाइड विदाउट स्ट्रगल। विदाउट का मतलब क्या हो जाता है, नॉट हैविंग और डूइंग समथिंग, नॉट हैविंग और डूइंग समथिंग। ठीक है, तो विदाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। जब वो मरी तो स्ट्रगल है था ही नहीं, ऐसी निकल ली वो। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक सेंटेंस, सी डाइड विदाउट अ विल। बहुत लोग जब मरता है तो मरने से पहले विल बना देते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी एस्टेट है, वो हमारे बच्चों को या ग्रैंड चाइल्ड को किसी को मिल जाए। लेकिन जब वो गई तो उसके पास कोई विल वगैरह नहीं थी। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ विदाउट ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग्स चिल्ड्रन को ही बोलते हैं। ठीक है, जब वो मरी तो कोई उसका बच्चा नहीं था। मतलब नॉट हैविंग के मीनिंग को कन्वे करने के लिए मैं विदाउट को लगा सकता हूँ डाई के साथ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी डाइड फॉर हर फैमिली। फॉर को मैं क्यों लगाता हूं, फॉर प्रीपोजिशन को मैं लगाता हूं पर्पस को रिफर करने के लिए। तो अगर मैं पर्पस को रिफर करना चाह रहा हूं कि उसके मरने का, उसकी डेथ का पर्पस क्या था, तो मैं फॉर प्रीपोजिशन को डाई के साथ लगा सकता हूं। जैसे मैं लिख सकता हूं, एवरी सोल्जर वांट्स टू डाई फॉर हिज नेशन। ठीक है, तो डाई के साथ मैंने क्या लगाया, फॉर प्रीपोजिशन लगाया उस पर्पस को रिफर करने के लिए। तो डाई के साथ फॉर आ सकता है इस सिचुएशन में। इन भी लगा सकता हूं मैं, सी डाइड इन मुंबई। भाई अगर मैं किसी लोकेशन को रिफर कर रहा हूं, लोकेशन को नहीं कहूंगा, किसी कन्फाइंड रीजन को या कन्फाइंड प्लेस को रिफर कर रहा हूं। कन्फाइंड का मतलब जिसकी बाउंड्री हो, जिसकी एक लिमिट हो, सीमा हो, तो मैं इन प्रीपोजिशन से उसको जोड़कर लिख सकता हूं। सिंपल। अगर मैं किसी ईयर को बताना चाह रहा हूं, सी डाइड इन 2021, तो ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना। तो इस पीरियड को जोड़ने के लिए, इस टाइम पीरियड को जोड़ने के लिए मैं इन प्रीपोजिशन लगा सकता हूं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सी डाइड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी लिखकर मैं क्या बता रहा हूं, स्टेट बता रहा हूं, या कोई कंडीशन बता रहा हूं, या सर्कमस्टांसेस ऑफ हर डेथ बता रहा हूं, वो परिस्थितियों को बता रहा हूं। तो अगर मैं किसी स्टेट को, किसी कंडीशन को, सर्कमस्टांसेस को रिफर करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए भी मैं इन प्रीपोजिशन ही यूज करता हूं। तो ठीक है, इन प्रीपोजिशन इन तीनों सिचुएशन में डाई के साथ आ सकती है।
एट लगा सकता हूं मैं डाई के साथ, क्या प्रॉब्लम है। सी डाइड एट द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड क्या है, वो लोकेशन, वो प्लेस है ना, पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, या ज्योग्राफिकल प्लेस या ज्योग्राफिकल लोकेशन को रिफर करने के लिए मैं क्या लगाता हूं, एट प्रीपोजिशन लगाता हूं। तो मैंने उसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए यहां पर एट प्रीपोजिशन लगा दिया। पॉइंट इन टाइम को रिफर करने के लिए मैं एट लगा देता हूं, तो सी डाइड एट 5 o'clock। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, एट प्रीपोजिशन लगा दिया मैंने। पॉइंट इन टाइम को रिफर करने के लिए भी तो मैं एट प्रीपोजिशन ही लगाता हूं, मैंने लगा दिया। इसी प्रकार से मैं ऑन भी यूज कर सकता हूं, मैं लगा सकता हूं सी डाइड ऑन 15 अगस्त 2021। ठीक है, एक डेट मैंने लिखनी थी, उस डेट को रिफर करने के लिए मैंने ऑन प्रीपोजिशन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी डाइड ऑन हर बर्थडे, जिस दिन बर्थडे था उसी दिन उसकी डेथ हो गई। ये क्या है, एक ओकेजन है। ओकेजन को रिफर करने के लिए भी मैं ऑन को लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर डेट की जगह संडे भी लिख सकता था, सी डाइड ऑन संडे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी स्पेसिफिक डे या किसी स्पेसिफिक डेट को रिफर करने के लिए मैं ऑन प्रीपोजिशन लगाता हूँ, ओकेजन के लिए मैं ऑन प्रीपोजिशन लगाता हूँ, डाइट के साथ भी लगा सकता हूँ। मैं डाइट के साथ बाय भी लगा सकता हूँ। देखो पता है क्या है, चीजों को खोल के और डिटेल में पढ़ने का फायदा यही है कि एग्जामिनर आपको घुमा नहीं सकता। एक बार मैंने आपके सामने सेंटेंस लिख दिया और आप समझ गए, तो फिर आपके सामने कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए। एक्चुअली में डाई के साथ तो प्रीपोजिशन की गलती बहुत बार दी गई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कई बार वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे देगा, कई बार वो क्लोज टेस्ट में दे देगा, कई बार वो आपको कॉमन एरर में दे देगा। तो ये बहुत बार बहुत ज़्यादा दी जाने वाली कॉन्सेप्ट है कि डाई के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आनी चाहिए किस सिचुएशन में। जरा एक बार समझ लोगे जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएगी। तो क्या लिखा मैंने, सी डाइड बाय अ बुलेट। ठीक है, जिस प्रकार से बाय प्रीपोजिशन का यूज करके डूअर को लिखा जा सकता है, उसी प्रकार से उस इंस्ट्रूमेंट को भी बताया जा सकता है कि किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसकी डेथ हुई। तो बाय प्रीपोजिशन से उस इंस्ट्रूमेंट को, उस ऑब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं। सी डाइड बाय ए बुलेट। डाइड के साथ मैं ड्यूरिंग भी लगा सकता हूं, उसमें क्या है, सी डाइड ड्यूरिंग कोविड। अब आप कहोगे कि सर आपने फिर से एक डिजीज लिख दी ड्यूरिंग लगा के। एक्चुअली में कोविड लिखकर मैं एक डिजीज को या किसी वायरस को रिफर नहीं कर रहा हूं, कोविड लिखकर मैं एक इवेंट के ड्यूरेशन को रिफर कर रहा हूं। वो पहला दिन जब कोविड स्टार्ट हुआ और वो आखिरी दिन जब तक कोविड रहा, ये जब तक भी वो पूरा जो इवेंट रहा। मैं यहां पर रायट लिख सकता था, रायट लिखकर मैं एक ड्यूरेशन को रिफर कर रहा हूं, उस ड्यूरेशन को रिफर कर रहा हूं, तो मैंने क्या लगाई प्रीपोजिशन, ड्यूरिंग, है ना। ड्यूरिंग का मतलब, ड्यूरिंग हम तभी लगाते हैं जब हम किसी ड्यूरेशन को रिफर करते हैं। तो किसी इवेंट को लिखकर, किसी डिजीज को लिखकर मैं अगर किसी ड्यूरेशन को रिफर कर रहा हूं तो मैं ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकता हूं। राइट का मतलब वो पहला मूवमेंट जब राइट शुरू हुआ और जब तक राइट रहे, उस सारी ड्यूरेशन को रिफर किया जा रहा है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सी डाइड बिकॉज ऑफ recent floods in her village। देखिए, बिकॉज ऑफ लगाया जाता है किसी भी रीजन को रिफर करने के लिए। तो अगर मैं किसी रीजन को रिफर कर रहा हूं तो मैं बिकॉज ऑफ लगा सकता हूं। अच्छा, रीजन तो कुछ भी हो सकता है, रीजन तो डिजीज भी हो सकता था। मैंने लिख दिया न्यूमोनिया, है ना, और मैंने कोई एक्सटर्नल कोज लिख दिया, मान लो स्टैम्पीड लिख दिया। स्टैम्पीड का मतलब भगदड़। तो रीजन तो किसी भी चीज को रिफर किया जा सकता है, तो एक्चुअली में हर चीज के साथ बिकॉज ऑफ लगाया जा सकता है। मतलब वो जो आपका सेंटेंस है वहां पर ऑफ की जगह बिकॉज ऑफ भी लगा सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन सही मीनिंग में है, स्ट्रक्चर भी सही है और मीनिंगफुल है। बिकॉज ऑफ लगा सकते हैं किसी रीजन को रिफर करने के लिए, तो ड्यू टू भी लगा सकते हैं।
ओइंग टू भी लगा सकते हैं भैया, ओइंग टू और ड्यू टू जो है बिकॉज ऑफ के सिनोनियम ही होता है, दोनों के दोनों प्रीपोजिशन ही है। तो ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ लगाकर हम डेथ के रीजन को रिफर कर सकते हैं, और रीजन तो कुछ भी हो सकता है, कोई डिजीज रीजन हो सकती है, कोई एक्सटर्नल कोज रीजन हो सकता है, कोई इफेक्ट जो है, कोई ये रिसेंट फ्लड, कोई इवेंट भी रीजन हो सकता है। तो ये तीनों प्रीपोजिशन लगाई जा सकती है किसी भी रीजन को रिफर करने के लिए। आफ्टर, बिफोर भी लगा सकते हो आप, मीनिंग तो थोड़ा सा बदलेगा। सी डाइड, एक तरीके से मैं डाई वर्ब की हेल्प से आपको प्रीपोजिशन की यूसेज भी समझा रहा हूं कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ यूज होती है। सी डाइड आफ्टर हर हस्बैंड, ऐसे भी लिख सकते थे आप, सी डाइड बिफोर हर हस्बैंड। अब बिफोर और आफ्टर अगर आप लगा रहे हैं तो आप क्या बता रहे हैं, टाइम की सीक्वेंस बता रहे हैं, टाइम की सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं आप, कौन पहले गया कौन बाद में गया। तो आफ्टर, बिफोर भी डाई के साथ लगाया जा सकता है। लाइक प्रीपोजिशन को भी डाई के साथ यूज किया जा सकता है। आप लिख सकते हैं सी डाइड लाइक अ कावर्ड, लाइक अ सोल्जर। ठीक है, लाइक यहां पर क्यों लगाया आपने, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए। तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए आप डाइड के साथ लाइक भी लगा सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो विद नहीं ऑफ हो जाना चाहिए। अच्छा, किसी बच्चे ने अगर बात को पकड़ा हो तो मैं आपको एक सेंटेंस दिखाऊं जहां पर मैंने विद के साथ ब्रेस्ट कैंसर लिखा था, वो मैंने जानबूझ के लिखा था। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट, मुझे एक चीज और पकड़वानी थी सेंटेंस में, कहाँ है, ये है। यहां पर मैंने लिखा था सी डाइड विद ब्रेस्ट कैंसर, और मैंने इसके बारे में बताया था कि हो सकता है जो सी की रीजन ऑफ डेथ हो वो ब्रेस्ट कैंसर ना हो, लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो उस ब्रेस्ट कैंसर उसे था। सी वाज हैविंग या सी हैड ब्रेस्ट कैंसर एट दैट टाइम। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को तुम यहां पर लगाने की कोशिश करोगे और ये बोलोगे कि हो सकता है सर बहुत सारे लोग मर रहे हो एवरी ईयर, कोलरा की वजह से ना मर रहे हो, लेकिन जब वो मर रहे हो तो उन्हें कोलरा हो इसलिए विद सही हो जाता। नहीं, देखिए ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझने की कोशिश करोगे तो क्या ये पॉसिबल है। चलो एक दो सिचुएशन में ये पॉसिबल होता है कि लोग, कि कोई व्यक्ति मर गया, उसको कोलरा था लेकिन वो मरा किसी और वजह से, लेकिन क्या बहुत सारे लोगों के साथ ये पॉसिबल है। उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को आप यहाँ पर कन्वे नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग मर रहे हैं तो कोलरा जो है उनका डायरेक्ट डेथ ऑफ रीजन है, इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस लिखा हुआ है। तो विद यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन ही लगानी पड़ेगी। ये हो गया 309। 310 पर चल लेते हैं। लेक्चर बहुत काफी लंबा हो गया, पता नहीं आप देख पाओगे नहीं देख पाओगे। मैं तो कर देता हूँ, मैं 4-4 घंटे तक लगातार पढ़ा देता हूँ। चलो इसको देख लेते हैं। इट इज अ डेजर्ट प्लेस। इट यहाँ पर प्रोनाउन लगा हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है। इज यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट ही लिखा हुआ है। आ लगा हुआ है आर्टिकल, जो कि किसी नाउन के लिए लगाया जाता है, नाउन रहा ये। अब ये डेजर्ट क्या है, डेजर्ट जो वर्ब है ना, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। जब ये नाउन होता है ना तो इसका मतलब होता है ड्राई लैंड विद नो वेजिटेशन, जहां पर कोई ज्यादा वनस्पति ना हो, फूल पत्तियां ना हो, उस सूखे जमीन को क्या कह देते हैं, डेजर्ट कह देते हैं। ठीक है, रेगिस्तान वगैरह हिंदी में हो जाता होगा शायद इसका मतलब। ड्राई लैंड विद नो और लिटिल वेजिटेशन, और लिटिल वेजिटेशन लिख देता हूँ। एक दो नागफनी टाइप के पेड़ भी यहाँ पर हो जाते हैं तो लिटिल वेजिटेशन लिख देता हूँ। ड्राई लैंड विद और लिटिल वेजिटेशन। तो देखो, अगर इसको डेजर्ट को नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर यहाँ पर प्लेस को नाउन लिखने की जरूरत नहीं थी, सिंपल यहाँ पर सेंटेंस को खत्म कर देते, इट इज ए डेजर्ट। तो डेजर्ट का मतलब वो ड्राई प्लेस ही तो है, उस प्लेस को ही तो रिफर किया जा रहा है, उस लैंड को ही तो रिफर किया जा रहा है। फिर तो प्लेस लिखने की यहाँ पर आवश्यकता थी नहीं। अगर डेजर्ट को नाउन की तरह इस्तेमाल करते तो डेजर्ट उसी मीनिंग को तो कन्वे कर देता, ड्राई लैंड विद और लिटिल विद और नो वेजिटेशन, लिटिल वेजिटेशन, विद नो और लिटिल वेजिटेशन। तो यहां पर डेजर्ट को नाउन की तरह नहीं, वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और डेजर्ट जब वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है फोरसेक, फोरसेक या अबैंडन।
या मैं यहाँ पर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि डेजर्ट का मतलब होता है, जब वो वर्ब होती है उसका मतलब होता है टू लीव समवन इन टू लीव समवन हु नीड्स यू। किसी को आपकी जरूरत है, आप उसको छोड़ के चले गए डिफिकल्टी में, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, टू लीव समवन हु नीड्स यू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी को आपकी आवश्यकता थी और आपने उसको डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ के चले गए। ठीक है, एक तो ये मीनिंग होता है, और दूसरा मीनिंग ये हो जाएगा टू लीव समथिंग, टू लीव समथिंग या सम प्लेस, causing it to appear empty। आप किसी स्थान को ऐसे छोड़ के चले गए हमेशा के लिए कि वापस आए ही नहीं, आप उसको हमेशा के लिए छोड़ के चले गए कि वो सुनसान वीरान हो गया आपके जाने के बाद, आप कभी फिर लौट के ही नहीं आए उस जगह पे, तो आपने उस प्लेस को डेजर्ट कर दिया, अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। इस दोनों मीनिंग को कन्वे करने के लिए डेजर्ट वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो डेजर्ट यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हो नहीं रही है, नाउन की तरह इस्तेमाल होती तो फिर तो प्लेस को लिखने की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली में वो यहाँ पर वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है, और ये दूसरा वाला मीनिंग यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस प्लेस को छोड़ दिया गया है, लेफ्ट कर दिया, मतलब इसको छोड़ के चले गए लोग, इसको, ये डेजर्टेड प्लेस है। तो अगर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है तो नाउन से पहले लिखी है, नाउन से पहले लिखी है और वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है डेजर्ट, तो यहाँ पर क्या वर्ब की आवश्यकता है? मेन वर्ब तो हमने यहाँ पर लगा दी थी, और ये वर्ब अगर होती भी तो इससे पहले आर्टिकल थोड़ी आता। आर्टिकल आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज है तो ये नाउन है, तो इससे पहले वर्ब कैसे आ जाएगी? एक्चुअली में वर्ब नहीं आनी है, यहाँ पर एडजेक्टिव आना है, और ये वर्ब लिखी हुई है, इसको एडजेक्टिव बनाओ, इसको पास्ट पार्टिसिपल बनाओ, इसको पास्ट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा। तो डेजर्ट नहीं, डेजर्टेड लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा डेजर्टेड प्लेस। प्लेस हो गया नाउन और डेजर्टेड हो गया पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। डेजर्टेड प्लेस मतलब छोड़ा गया प्लेस। ठीक है, इट इज अ डेजर्टेड प्लेस। तो डेजर्टेड यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, इस प्लेस नाउन के लिए, आ लग गया आर्टिकल इस प्लेस नाउन के लिए डिटर्मिनर के रूप में, और ये पूरी नाउन फ्रेज इस इज लिंकिंग वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट हो गई, इट सब्जेक्ट से जोड़ दिया गया इस इज लिंकिंग वर्ब को लगाकर। ये हो गया आपका 310। क्या लिखा हुआ है? यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। कंडीशनल सेंटेंस आपको दिया गया है, फिर से ये कंडीशन लगाई गई है, इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। चलिए, पहले मेन क्लोज को लिखा गया, कंडीशन को बाद में लगाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, कंजंक्शन लगाया है आपने, ऐसे तो लिखी नहीं है। यू हो गया यहाँ पर प्रोनाउन, यू हो गया यहाँ पर प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। शैल होगी यहाँ पर मोडाल, या फिर इसको हेल्पिंग वर्ब कंसीडर कर लो, एक ही बात है। गेट यहाँ पर मेन वर्ब लग गई, मेन वर्ब जो है एक्शन नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब जो है यहाँ पर ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव एक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रांजिटिव के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन नाउन हो गया, द उसके लिए आर्टिकल लग गया, ऑल एक डिटर्मिनर हो गया जो सारे डिटर्मिनर से पहले लगाया जाता है। अब ये जो कि इंफॉर्मेशन जो है ना, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो एस तो आएगा नहीं, ये तो गलती हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी मेन क्लोज हो गई, उसके बाद लगी हुई है आपके यहाँ पर कंडीशन। इस कंडीशन को देख लेते हैं क्या लगा हुआ है। इफ लगा हुआ है कंजंक्शन, जो इस कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया है। यू हो गया यहाँ पर प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट, रीड हो गई यहाँ पर मेन वर्ब, एक्शन नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव एक्शन है, ट्रांजिटिव है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया दिस बुक, केयरफुल्ली लग गया एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं वर्ब का मैनर बताने के लिए कि कोई वर्ब कोई एक्शन किस मैनर में हुआ, किस ढंग से हुआ है, किया गया है। तो ये कंडीशन क्या है? ये भी ओपन कंडीशन है कि ये पॉसिबल है, और इस पॉसिबिलिटी को यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है। पहले टाइप का कंडीशन है ओपन कंडीशनल बोला जाता है इनको। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है, और यहाँ पर विल, शैल, मे वगैरह यूज किया जाता है पॉसिबल सिनेरियो को दिखाने के लिए। तो ये हो गया आपके 311 सेंटेंस। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आपको किसी भी सेंटेंस से कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बेझिझक लिख सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आपको जवाब देने में। धन्यवाद।